हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का क्लास में। तो आज अपन जो पार्ट 1 है उससे ही संबंधित रिलेटेड है कि किस तरह से हमारे देश का एकीकरण हुआ या यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। तो भारत का एकीकरण कैसे हुआ, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय देश के दो भाग थे। एक तो था ब्रिटिश इंडिया, जहाँ पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल था, और दूसरी थी प्रिंसली स्टेट्स यानी देशी रियासतें। देशी रियासतों पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था नहीं था, वहाँ पे वहाँ के राजाओं का शासन था। और ये प्रिंसली स्टेट्स सब्सिडरी अलायंस के द्वारा ब्रिटिश क्राउन से बंधे हुए थे। और जब भारत को आज़ाद करने की घोषणा की गई इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा जब देश को आज़ाद करने की घोषणा की गई तो उसमें क्लियरली कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट होंगे और ये ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र होंगे। और इसके साथ ही जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स है और उनके साथ ब्रिटिश क्राउन की जितनी भी सब्सिडरी अलायंस थी, जो सहायक संधियां थी, वो सहायक संधियां 15 अगस्त 1947 को समाप्त हो जाएगी। और समाप्त हो जाएगी इसलिए वो प्रिंसली स्टेट्स यानी देशी रियासतें पूरी तरह से स्वतंत्र होगी। वो अपना डिसीजन खुद ले सकती हैं। वो चाहें तो भारत के साथ जुड़े, चाहे पाकिस्तान के साथ जुड़े, और स्वतंत्र रहना चाहें तो स्वतंत्र रह सकते हैं। तो यही वह प्रोविजन था जिसने अनेक राजाओं को जो है वो प्रेरित किया और उनकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाया। इसलिए कई रियासतों ने कोशिश की कि वो एक स्वतंत्र देश के रूप में अपनी रियासत को रखे। और यही वजह थी कि हमारे उस समय के राष्ट्रीय नेतृत्व को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा कि किस तरह से इन रियासतों का विलय भारत में किया जा सके। क्योंकि यदि ये रियासतें स्वतंत्र देश बन जाती है तो भारत के अनेक जो है वो टुकड़े हो जाएंगे, और भविष्य में भी भारत की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को हमेशा ये चुनौती देते रहेंगे। इसलिए येन केन प्रकारेण जैसे तैसे करके इन रियासतों को का भारत में विलय करना था। तो एक तो रियासतें थी, और उसके साथ ही भारत के कुछ क्षेत्रों पर अब भी पुर्तगालियों का अधिकार था, कुछ क्षेत्र थे जहां पे फ्रांसीसियों का अधिकार था। तो उनके अधिकार में जो क्षेत्र थे उनको भी आजाद कराना था। ये भी हमारे उस समय के राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष एक बड़ी चुनौती थी। तो आज अपन इन्हीं चीजों को जो है वो देखेंगे। तो जब देश आजाद हुआ था तो उस समय 565 रियासतें थी। 565 जो है प्रिंसली स्टेट्स थे। कितनी रियासतें थी? 500। उस समय 565 रियासतें थी। और इन 565 रियासतों में से हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थोड़े ज्यादा आगे निकले और उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस बताई और 552 रियासतों को भारत में मिला दिया, और केवल 13 रियासतें उनमें से पाकिस्तान का हिस्सा बनी थी। तो 552 रियासतें छोटी मोटी मिला के कुल जो थी, जो भारत में मिलाई गई थी। तो इन सब के बारे में तो अपन नहीं पढ़ सकते, लेकिन कुछ रियासतों का भारत में विलय जो है वो काफी चुनौतीपूर्ण रहा था, चैलेंजिंग रहा था। इसलिए कहाँ कहाँ कठिनाइयों या चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, उन महत्वपूर्ण रियासतों के बारे में अपन थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे पहले जो है अपन देखें भारत का एकीकरण, तो सबसे पहला जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है, ये जम्मू कश्मीर है जैसा कि आपको पता ही है, ठीक है, आप जानते हैं। यहाँ के शासक थे हरि सिंह, और हरि सिंह की पहले महत्वाकांक्षा थी कि वो स्वतंत्र रहे। वो न तो भारत के साथ मिलना चाहते थे और न पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे, उनके स्वतंत्र रहने की इच्छा थी। और हमारे जो नेता थे उनकी भी कोई खास इच्छा थी नहीं कि जम्मू कश्मीर को भारत के अंदर मिलाए ही मिलाए। तो इसलिए अब जबकि पाकिस्तान ये दावा कर रहा था कि जिस तरह से अधिकांश रियासतें जहां पे हिंदू बहुसंख्यक जनता थी वो स्वाभाविक तौर से भारत का हिस्सा बन गई थी, तो जम्मू कश्मीर की जो पॉपुलेशन थी उसमें ज्यादातर लोग जो है वो मुस्लिम थे, यानी मुस्लिम यहाँ बहुसंख्यक थे। तो इसलिए पाकिस्तान ये मानता था कि स्वाभाविक रूप से जम्मू कश्मीर पे हमारा अधिकार है।
तो इसलिए जो है पाकिस्तान ने यहाँ पे कब्जा करने के लिए पहले तो हरि सिंह को मनाने की कोशिश की, लेकिन हरि सिंह माने नहीं विलय के लिए। हरि सिंह को खूब प्रलोभन भी दिए गए, लेकिन हरि सिंह की बिल्कुल इच्छा नहीं थी पाकिस्तान के साथ मिलने की। तो पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को कबाइलियों के रूप में यहाँ भेजा, यानी कि ये जम्मू कश्मीर के ही लोग हैं और ये अपने देश को आजाद कराना चाहते हैं, राजतंत्र को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। इस तरह के आंदोलन का नाम लेके कबाइली हमला जो है वो शुरू कर दिया। वास्तव में ये कबाइली जो है ये जम्मू कश्मीर मूल के नहीं थे, बल्कि पाकिस्तानी सेना के सैनिक थे, और उन्होंने यहाँ पे आक्रमण करना शुरू कर दिया और ये आगे बढ़ते लगे और श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगे। ऐसे मौके में फिर हरि सिंह ने जो है हमारे केंद्रीय नेतृत्व से पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल से संपर्क किया और उन्हें कहा कि पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर रहा है, तो आप हमारी मदद करो। भारत ने क्लियरली कह दिया कि नहीं, हम इस मामले में जो है आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। एक ही कंडीशन में हम आपकी मदद कर सकते हैं, अगर आप जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कर दो तो हम मदद करेंगे, क्योंकि चूंकि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो जाएगा और उसके बाद हम घोषित कर देंगे कि ये कबाइली जो है पाकिस्तान हम पे आक्रमण कर रहा है और आक्रमण का हम जवाब दे रहे हैं। तो हरि सिंह की पहले इच्छा नहीं थी, लेकिन बाद में हरि सिंह के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और जम्मू कश्मीर का विलय जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंडिया में कर दिया गया। और जब विलय किया तो भारत ने जो है वो वहाँ अपनी सेना भेजी और सेना भेजने के बाद पाकिस्तानी जो कबाइली थे उनको खदेड़ना शुरू कर दिया, लेकिन इन बिटवीन और खदेड़ ही रही थी भारतीय सेना उन कबाइलियों को वापस। इन बिटवीन अपने नेहरू जी जो है वो यूएनओ में पहुंच गए, संयुक्त राष्ट्र संघ के पास पहुंच गए और उससे मदद मांगने की कोशिश की कि पाकिस्तान अनावश्यक रूप से भारत के एक हिस्से पर आक्रमण कर रहा है, उसे रोका जाए। तो यूएनओ ने उसी समय सीज फायर यानी युद्ध विराम की घोषणा करवा दी और यथास्थिति लाइन ऑफ कंट्रोल जो है तो वो निर्धारित कर दी और कह दिया कि अब जब तक कि कोई फैसला नहीं होता, न तो तुम आगे बढ़ोगे और न तुम आगे बढ़ोगे। तो इसलिए भारतीय सेना के हाथ अब बंध गए थे और ये जो विवाद था जम्मू कश्मीर का, ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर जो है पर चला गया था और अन्य देशों को भी इसमें दखलंदाजी करने का हमने मौका दे दिया था। तो जम्मू कश्मीर के बारे में तो जितनी बातें करें उतनी ही कम है, बहुत लंबा चौड़ा विवाद है इसमें। और आप जो है विजय सर जब आईआर पढ़ाएंगे तो भारत पाकिस्तान जो रिलेशन बताएंगे तो उसमें जम्मू कश्मीर महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसके बारे में वो डिटेल में आपको बताएंगे। तो कुल मिला के अक्टूबर 1947 को कब हुआ था? 1947 में ही 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था और 15 अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर महीने में अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का विलय हुआ और विलय किस आधार पर हुआ था? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने की वजह से जो है वो हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है अगला जो रियासत है वो जूनागढ़ रियासत थी। ये जूनागढ़ रियासत जो है यहाँ गुजरात में इस जगह पे थी और जूनागढ़ का जो शासक था महावत खान थर्ड। ठीक है, जूनागढ़ का शासक कौन था? मोहम्मद महावत खान थर्ड, तृतीय जो है यहाँ का शासक था। जूनागढ़ की हिस्ट्री क्या थी? जूनागढ़ पहले मराठों के अंडर में था। ठीक है, मराठों को चौथ और सरदेश मुखी देते थे जूनागढ़ के शासक। और फिर जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने जो है जूनागढ़ को कह दिया कि अब तुम्हें मराठों को चौथ और सरदेश मुखी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब हमारे साथ रहो, हम तुम्हारी रक्षा जो है वो करेंगे। तो उसके बाद अंग्रेजों के साथ सहायक संधि जो है जूनागढ़ ने कर ली थी। जूनागढ़ की स्थिति अलग थी। जूनागढ़ की जो जनसंख्या थी वो मतलब अधिकांश क्या कहें उससे भी बहुत ज्यादा हिंदू थे और यहाँ का शासक जो है वो मुस्लिम था। इसलिए यहाँ का शासक लगातार जो है वो जिन्ना से संपर्क कर रहा था और किस तरह से जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाया जा सकता है ऐसी कोशिश की जा रही थी। लेकिन भारत सरकार यहाँ पे यहाँ की जनता को प्रेरित कर रही थी और इसलिए यहाँ की जनता आंदोलन करने लगी और जनता ने ये
मांग करने लगी या ये आरोप लगाया कि यहाँ का शासक जो है हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है और भारत सरकार को हमारी मदद करनी चाहिए और हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं। तो जूनागढ़ का जो शासक था महावत खान जी तो मस्त थे। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था और देश आजाद हो रहा था, उस समय भी ये ब्रिटेन में ही थे और मौज कर रहे थे, आलीशान जिंदगी जी रहे थे। और इसका कामकाज पूरा का पूरा शाहनवाज भुट्टो जो इनके दीवान थे, प्रधानमंत्री, तो शाहनवाज भुट्टो के पास सारी की सारी शक्तियां थी या पूरी जिम्मेदारी कार्य जो है शाहनवाज भुट्टो। ये शाहनवाज भुट्टो वही है जो बेनजीर भुट्टो है, इनके पिताजी थे, पिताजी दादाजी, ठीक है, सॉरी इनके दादाजी थे। ठीक है। तो उस समय फिर जो है तो यहाँ जन आंदोलन ज्यादा उग्र हो गया, तेज हो गया, और तेज हो गया तो यहाँ का शासक जो है वो डर गया जन आंदोलन से और यहाँ से भाग गया, पाकिस्तान चला गया। तो भाग के पाकिस्तान चला गया। जब भाग के चला ही गया, जूनागढ़ में कुछ अब नहीं था शासक, तो यहाँ पे जनमत संग्रह करवाया गया। क्या करवाया गया? जनमत संग्रह। रेफरेंडम करवाया गया और पब्लिक से पूछा गया कि आप किसके साथ मिलना चाहते हो। तो पब्लिक ने क्या, सब भारत के साथ मिलना चाहते हैं, तो ठीक है, स्वागत है आपका। और इस तरह से जूनागढ़ का विलय जो है वो भारत के साथ हो गया। अब इसमें थोड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें हैं महावत खान जी के बारे में, कि महावत खान जी जो है वैसे तो यूं विलासितापूर्ण जिंदगी में विश्वास करते थे और उनको कुत्तों का बहुत शौक था, कुत्ते पालने का। और शायद ही दुनिया में किसी व्यक्ति को इतना कुत्ते पालने का शौक रहा होगा जितना महावत खान जी को था। करीब 2000 कुत्ते पाल रखे थे ना, आपने सही सुना है, 10, 20, 30, 100, 200 नहीं, 2000 कुत्ते पाल रखे थे। और यहीं तक नहीं था, कुत्तों के प्रति इतना लगाव था कि इन्होंने अपने बेटे बेटियों की शादी जितनी धूमधाम से नहीं की, उससे ज्यादा धूमधाम से इन्होंने अपने कुत्तों की शादी की थी। और कुत्तों की जब शादी की थी तो पूरे जूनागढ़ को जो है भोजन करवाया था। यही नहीं, जब ये भाग के जा रहे थे यहाँ से पाकिस्तान, तो इनके चार्टर प्लेन में इतनी जगह नहीं थी, इसलिए अपनी बेगमों को पीछे छोड़ गए और कुत्तों को अपने साथ लेके गए थे कि बेगमों के बिना तो मैं रह सकता हूँ और कुत्तों के बिना नहीं रह सकता। इतना ज्यादा कुत्तों के प्रति लगाव शायद ही आपने कभी सुना होगा। और विधि की विडंबना है कि इस आदमी की मौत भी कुत्ते के काटने की वजह से रेबीज हो गया था और कुत्ते की तरह हिड़किया होके और फिर इसकी डेथ हुई थी, महावत खान जी। ठीक है, तो ये जूनागढ़ था जिसका फरवरी 1948 में, कब भारत में विलय हुआ? फरवरी 1948। अभी 1948 आ गया है, उस समय जो है इनका जूनागढ़ का। और जैसा कि हमने देखा, ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर होने की वजह से इसका विलय किया गया था, यहाँ जनमत संग्रह की वजह से जो है वो विलय किया गया था। फिर जो है हैदराबाद, ये जो रियासत है हैदराबाद, दिख रही है आपको मैप में? यहाँ हैदराबाद थी, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद क्रम से। आप अगर कंफ्यूज हो तो पहले कौन सी थी, ऊपर से अगर नीचे की तरफ चलें तो पहले कश्मीर, फिर जूनागढ़ और फिर हैदराबाद। हैदराबाद की भी कहानी जूनागढ़ के समान ही थी। यहाँ का शासक मुस्लिम था और बहुसंख्यक जनता जो है वो हिंदू थी, और इसीलिए जो है यहाँ की जनता ये चाह रही थी कि हैदराबाद का विलय भारत के अंदर हो। और यहाँ का शासक नहीं चाह रहा था, हैदराबाद का शासक अपने आप को स्वतंत्र रखना चाह रहा था, और बाद में मोहम्मद अली जिन्ना से भी लगातार संपर्क कर रहा था कि किस तरह से हैदराबाद को या तो स्वतंत्र रखा जाए या किस तरह से पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया जाए। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उनकी कोई इच्छा नहीं थी कि बलने दो, अपन ये गलत है, अपन जब जम्मू कश्मीर का विलय इस तरह से किया है पॉपुलेशन देख के, शासक के कहने से, तो यहाँ पे भी शासक की बात माननी चाहिए। और अगर नहीं मिलना चाहते तो नहीं मिलना चाहते, हमें इस तरह से, हमें नैतिक मूल्यों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और इस हिसाब से हमें हैदराबाद का विलय नहीं करना चाहिए। सरदार पटेल के विचार थोड़े अलग थे। पटेल ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां राष्ट्रीय हित प्रभावित होते हो, वहां थोड़ी देर के लिए नैतिकता को एक तरफ रख देना चाहिए और राष्ट्रीय हित को पहले रखा जाना चाहिए। पटेल का मानना था कि अगर ये पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है तो एक तरफ इधर भी पाकिस्तान, इधर भी पाकिस्तान, और
देश के हृदय में, बीच में भी पाकिस्तान, तो ये भारत का जीना मुश्किल कर देगा। ये एक फोड़े की तरह एक मवाद उत्पन्न कर देगा हमारे देश के अंदर। इसलिए किसी भी कंडीशन में हैदराबाद को जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने दिया जा सकता। यहाँ पे आके पटेल थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए थे और नरजी को कहा कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, आप ये जो उदारवादी नीति है ये नहीं चलेगी। तो इसलिए अब यहाँ आंदोलन हो रहा था, तो आंदोलन में अब जो हैदराबाद का शासक था उस्मान अली आसफ खान, इसके मुस्लिम स्वयंसेवक थे जिन्हें रजाकार कहा जाता था, और एक मुस्लिम स्वयंसेवकों की एक सेना, एक टुकड़ी गठित की रजाकारों की, और रजाकारों को ये काम दिया गया कि यहाँ कहीं पे भी जनता अगर कोई आंदोलन कर रही हो, कोई भी सत्ता का विरोध कर रही हो, उसको खत्म करो। तो इन रजाकारों ने जो है वो कत्लेआम शुरू कर दिया था। जो भी भारत में के पक्ष में बोल रहा था, भारत में विलय की बात कर रहा था, और रजाकारों का उत्पीड़न जब बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो फिर अब के अब नहीं रहा जा सकता। लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा दुर्भाग्य की बात है कि उस समय भी भारत जो पाकिस्तान से डरता था कि अगर हमने बलपूर्वक सेना भेजी यहाँ पे और हैदराबाद का विलय करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान हम पे आक्रमण कर देगा। अरे कर देगा तो जवाब दे देना भाई, तुम इतने बड़े देश हो, वो इतना सा तो है नहीं, आफत मचा रखी है, ठीक है। सारे इंडियंस यहाँ जाके खड़े हो जाए, टॉयलेट कर देना, पाकिस्तान बाढ़ आ जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारा देश इतने सालों से पाकिस्तान से भी डरता है, और उसके तो नंगा क्या नायर क्या निचोड़े, उसका तो शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, ये हो जाएगी, 10 बातें ऐसी सोचने लग जाते हैं हम। इतने सालों से ये ट्रेंड चला आ रहा था। हालांकि आजकल अब चेंज हो रहा है, अब पाकिस्तान डर रहा है कि नहीं नहीं, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। इससे पहले पाकिस्तान कहता था हमारे तो जो होगा देखी जाएगी, आ जाओ तुम तो। और अपन डरते थे, कह रहे नहीं नहीं नहीं, लड़ाई को कैसे टाला जा सकता, लड़ाई को कैसे टाला जा। और आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए ये जान के कि अब तक भारत और पाकिस्तान में जो युद्ध हुए हैं, 4 युद्ध हुए हैं, और चारों बार आक्रमण पाकिस्तान ने किया था। जैसा कि देखा जम्मू कश्मीर के समय 1948 में पाकिस्तान ने आक्रमण किया था, हमने नहीं किया। उसमें 1965 में पाकिस्तान ने आक्रमण किया था, हमने नहीं किया था। 1971 में पाकिस्तान ने आक्रमण किया था, हमने नहीं किया। और 1998 में कारगिल में पाकिस्तान आया था, हम नहीं आए थे। कितनी अजीब बात है। एक आध बार झपेट तो अपने ही देना चाहिए। और उसकी हिम्मत के कितना, मतलब कुल मिला के देखो दुश्मन है, पर एक बात तो माननी पड़ेगी, इतना छोटा होके भी वो बार बार यूं कोशिश तो करता है, और इतने बड़े देश पर आक्रमण करने की हिम्मत कर लेता है, हिमाकत कर लेता है। तो कहीं ना कहीं तो अपनी कमजोरी है ही है, ठीक है। तो चलो खैर, हैदराबाद आपको ये जान के आश्चर्य हुआ, अपन इतने डरे हुए थे तो वो आक्रमण कर देगा, आक्रमण कर देगा, इसलिए हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी। फाइनली जिस दिन जिन्ना की डेथ हुई, तो लगा कि हाँ अब जिन्ना की डेथ हो गई है, पाकिस्तान में डिसीजन मेकिंग अब किसी के हाथ में नहीं है। तो जिस दिन जिन्ना की डेथ हुई, उसके दूसरे दिन हैदराबाद में हमने सैनिक कार्रवाई की। कौन सी कार्रवाई की? सैनिक कार्रवाई। और सैनिक कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद का विलय जो है वो भारत में किया गया, और सेना भेजी थी 17 पूना हॉर्स, ठीक है। तो ये जो मैंने नाम लिखा है अभय सिंह, संयोग से अभय सिंह के नेतृत्व में ये सेना यहाँ पे भेजी गई थी। तो चूंकि राजस्थान से अभय सिंह जो है वो कोटा से है राजस्थान में, तो इसलिए ये प्रश्न राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इस तरह से नवंबर 1948 में हैदराबाद का विलय जो है वो पाकिस्तान में कर दिया। और मारवाड़ी में कहावत है, जी में पचे चढ़ू रे, यानी खाना खाने के बाद तो हाथ ही धोया जाता है। विलय कर दिया तो कर दिया, अब कुछ ही नहीं होना जाना, बस एक बार हिम्मत करनी होती है, ठीक है। जैसे अभी 370 हटा दी, क्या हटाने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वापस लग जाएगा, कुछ नहीं होना है, हट गई हट गई, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये तीनों जो बड़ी रियासतें, तो ज्यादा विवादित और चुनौतीपूर्ण जो विलय है वो इन 3 रियासतों का ही रहा था, और ये इस तरह से जो है वो भारत में मिला दी गई थी। अब इसके बाद देखें तो ये रियासतें, और इन रियासतों के अलावा जैसे कि मैंने बताया कि 552 रियासतें, 552 जो प्रिंसली स्टेट्स थे, वर मर्ज्ड इन इंडिया। अब जो है आगे देखते हैं, देखें अगला है गोवा।
सॉरी 1954 गोवा नहीं है, गोवा बाद में लेंगे अपन। पहले अपन ले लेते हैं फ्रांसीसियों के कब्जे अधिकार में जो थे क्षेत्र, उनको ले लेते हैं। तो फ्रांसीसियों का मुख्यालय जो है वो पौंडीचेरी में था, और इसके अलावा जो है ठीक है, हाँ, तो ये केंद्र थे फ्रांसीसियों के। ये पौंडीचेरी है ही है, ठीक है। ये करेकल जो तमिलनाडु के बीच में पड़ता है, ये माहे जो केरल के बीच में पड़ता है, ये यनम जो कि आंध्र प्रदेश के बीच में पड़ता है, और ये चंद्रनगर जो कि आजकल कलकत्ता का हिस्सा ही हो चुका है। तो इस तरह से ये कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5 जगह जो है वो फ्रांसीसियों का अधिकार था भारत के। 1954 में 1954 में फ्रांसीसियों से इन सब को जो है वो आजाद करवा दिया गया 1954 में। और 1954 में आजाद करवाने के बाद इनको थोड़ा अलग ही रहने दिया गया, और 1962 में जो है इनको भारत में विलय किया गया। ठीक है, तो फ्रांसीसियों से आजाद करवा दिया था 1954 में, और उसके 8 साल बाद 1962 में इनका विलय जो है वो भारत में किया। इतना लेट क्यों किया? क्योंकि ये फ्रांसीसियों ने खाली तो कर दिए थे, लेकिन इन्हें ये भारत को सौंपने का जो जो संधि हुई थी, एग्रीमेंट हुआ था, उस पर हस्ताक्षर जो है वो या कहें कि उसको परमिशन, फ्रांसीसी जो पार्लियामेंट थी, फ्रांस की जो लेजिस्लेचर था, उसमें उसने इसको अनुमति नहीं दी थी। 1962 में जाके जो है वो फ्रांस की जो पार्लियामेंट है या वहाँ की जो लेजिस्लेचर है, उसने उसको अप्रूवल दिया था, और उसके बाद हमने इसको भारत के अंदर जो है वो विलय कर दिया था। अब जिस समय 1954 के अंदर जो है, जब ये फ्रांसीसियों से खाली करवाए गए थे, तो ये दादर और नगर हवेली यहाँ पुर्तगालियों का अधिकार था। दादर और नगर हवेली जो है यहाँ पुर्तगालियों, ये फ्रांसीसी थे, ये पुर्तगाली थे। अब इसके अलावा जो है पुर्तगाली गोवा और दमन दीव में भी थे। तो गोवा और दमन दीव में तो पुर्तगाली रहे, लेकिन ये दादर नगर हवेली वाला जो क्षेत्र है, यहाँ के लोगों ने आंदोलन को तेज कर दिया। इनको देख के इनको जोश आ गया, इनको आंदोलन तेज हुआ, तो यहाँ से जो पुर्तगाली थे वो भाग के गोवा और दीव चले गए, दमन दीव। तो इसलिए ये खाली हो गए। खाली हो गए तो ये क्षेत्र भी 1954 में आजाद हो गया था। तो क्षेत्र कब आजाद हो गया था? 1954 में, ये पुर्तगालियों से और ये बाकी फ्रांसीसियों से। और इसको भी जो है वो बाद में भारत के अंदर जो है वो मिलाया गया था 1961 में। 1954 में ये आजाद हो गया था, पुर्तगालियों ने यहाँ से नियंत्रण छोड़ दिया था। 1961 में जब गोवा को हम आजाद करवाएंगे पुलिस कार्रवाई के द्वारा, तो उसके साथ ही इसको भी भारत में मिलाया गया, विलय किया गया। तो इस तरह से जो है ये हो गया आपके अब बारी आती है गोवा, दमन और दीव। गोवा, दमन और दीव, ये 1961 में यहाँ पे हमने जो है सैनिक कार्रवाई की थी, सेना को भेज दिया था, और सेना भेज के और जबरदस्ती इन्हें खाली करवाया गया था। पुर्तगालियों ने इसे राजीबाजी खाली नहीं किया था। और हालांकि जब हमने वहां सैनिक कार्रवाई की थी, तो गोवा ने इसकी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष शिकायत भी की थी कि ये कोई तरीका नहीं होता है, आप इस तरह से बल प्रयोग करके और खाली नहीं करवा सकते हैं। और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जो है पुर्तगालियों के पक्ष में बात की थी, और स्पेशली अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब देश जो है वो भारत से नाराज हो गए थे उस समय कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप इस तरह से जो है खाली करवाओ। जैसे अंग्रेजों को अगर राजीबाजी भेजा है, फ्रांसीसियों को राजीबाजी भेजा है, तो पुर्तगालियों को भी राजीबाजी भेज देते, कोई समझौता कर लेते, कुछ रास्ता निकाल लेते। पर भारत सरकार का मानना था कि हम कोशिश तो कर ही रहे थे इतने सालों से, पर राजीबाजी मान नहीं रहे थे पुर्तगाली, इसलिए हमने यहाँ पे जो है वो सेना भेजी। और मेरे ख्याल से यही वजह है कि 1961 में जब ये किया, और इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है, यानी जो महाशक्तियां थी,
वो हमारे अगेंस्ट हो गई थी, और अगेंस्ट होने इसी चीज का फायदा चीन ने उठाया। चीन को लग गया कि अब भारत अलग थलग पड़ा हुआ है और ऐसे में भारत पर आक्रमण किया जा सकता है। तो इसीलिए 1962 में चीन ने शायद भारत पर आक्रमण जो है वो किया था। तो इस तरह से हमने देखा कि अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का विलय किया गया। जम्मू कश्मीर का विलय किया गया, ठीक है। उसके बाद जूनागढ़, ये यहाँ पे यही है जूनागढ़, जूनागढ़ का विलय किया गया फरवरी 1948 को। हैदराबाद, ये जो रियासत है, इसका नवंबर 1948 को विलय किया गया। उसके बाद तो ये हुआ था ये विलय 1947 में जम्मू कश्मीर, 1948 में ये दो जूनागढ़ और हैदराबाद का विलय किया गया। 1954 में फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी, यनम, करेकल, माहे, चंद्रनगर, ये सारे क्षेत्र जो है वो किए गए। और 1954 में ही दादर व नगर हवेली को फ्रांसीसियों से आजाद करवाया गया। और 1961 में पुर्तगालियों से गोवा, दमन और दीव को आजाद करवाया गया। तो ये क्रम से आपको याद हो गया होगा। अब इनको आजाद तो करवा दिया, अब इनका भारत में विलय भी करना है। तो विलय करना है तो सबसे पहले विलय करने के लिए जो है 10वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो पारित किया गया, 10वां संविधान संशोधन। और उसके तहत जो सबसे पहले से दादर नगर हवेली कब से जो आजाद हुआ वो पड़ा था 1954 में, पौंडीचेरी के साथ ही जो हुआ था, उसको सबसे पहले जो है वो भारत में मिला दिया गया और उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। क्या बनाया गया? 10वां संविधान संशोधन, ध्यान रखना 1961 है यहाँ पे, दादर और नगर हवेली, और इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इसके बाद 12वां होगा और इसके बाद 14वां संविधान संशोधन होगा। ध्यान रखना, एक छोड़ के 10, 12 और 14 आप लोगों की सुविधा के लिए। और जो ईयर है ये यहाँ 1961 है, यहाँ 1962 हो जाएगा, और ये भी 1962 हो जाएगा। और ये जो है 12वां, ये गोवा, दमन और दीव को जो है वो मिलाया गया। और 14वें संविधान संशोधन से जो है वो पौंडीचेरी, और पौंडीचेरी के साथ साथ ये जो बाकी जो थे माहे, यनम, करेकल, इनको जो है भारत में मिला दिया गया। तो 10वां, 12वां और 14वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये पहले दादर नगर हवेली, फिर गोवा, दमन, दीव, और फिर पौंडीचेरी, माहे, यनम और करेकल, इसको यूनियन टेरिटरी बना। गोवा, दमन, दीव, इसको भी मिला के एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और ये पौंडीचेरी जो था, इसमें चंद्रनगर जो था ये कलकत्ता में, ये पश्चिम बंगाल में मिला दिया गया, और बाकी 4 हिस्सों को लेके और एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो कितनी यूनियन टेरिटरी बन गई? 1, 2 और ये 3 यूनियन टेरिटरी जो है वो कब बनी? एक तो बनी थी 61 में और 2 यूनियन टेरिटरी बनी थी 1962 में। तो मेरे ख्याल से अब ये जो है यहाँ तक की बात तो हो गई। अब अपन ने जो रियासतें थी उनको मिला दिया, पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों के नियंत्रण में जो क्षेत्र थे उनको आजाद करवा के भारत में मिला दिया गया। और अब उसके बाद जो है अब मामला आता है सिक्किम का, ठीक है। तो ये अपन देखें कि 10वां, 12वां और 14वां, तो 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 12th Constitution Amendment and 14th Constitution Amendment. By 12th Constitution Amendment, Dadar and Nagar Haveli were merged in India, and by the 12th Constitution Amendment, Goa, Daman and Diu were merged in India, and by 14th Constitution Amendment, Puducherry, Yanam, Mahe, Karaikal and Chandranagar were merged in India, and Chandranagar became the part of West Bengal, and remaining parts were constituted as a union territory. तो यहाँ तक जो है ये हो गया आपके। अब जो है आगे आता है सिक्किम। सिक्किम की क्या स्थिति थी? सिक्किम एक रियासत थी पहले, और पहले ये भारत का हिस्सा नहीं थी। शायद लॉर्ड डलहौजी के समय वहाँ 2 ब्रिटिश डॉक्टर्स का अपमान हो गया था, और इसलिए ब्रिटिश सेना ने वहां पर आक्रमण कर लिया था, और वहां पे सब्सिडरी अलायंस के तहत सिक्किम को भी अपने अधीन जो है वो कर दिया था। और जब देश आजाद हुआ तो वहां पे सिक्किम भी अन्य रियासतों की तरह वहां रियासत थी,
और सिक्किम को हमने रक्षित राज्य का दर्जा दिया था। सिक्किम को कैसे राज्य का? रक्षित राज्य, प्रोटेक्टेड स्टेट, प्रोटेक्टेड स्टेट, रक्षित राज्य का दर्जा जो है वो हमने दिया था। सिक्किम में चौग्याल का शासन था। यहाँ के राजा को चौग्याल कहते थे। ठीक है, जैसे रूस में जार कहते हैं, वैसे ही यहाँ पे राजा को चौग्याल कहते थे। चौग्याल का शाब्दिक अर्थ होता है धर्मराज। अपन लोग धर्मराज किसे कहते हैं? धर्मराज जो है युधिष्ठिर के बारे में कहा जाता है, युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है। तो वैसे ही चौग्याल का लिटरल मीनिंग जो है ये धर्मराज जो होता है। तो सिक्किम को, पहले सिक्किम हमारे देश का हिस्सा नहीं था, अलग देश था जहां राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, मोनार्की सिस्टम था, और उसे हमने एक प्रोटेक्टेड स्टेट के रूप में मान्यता दे रखी थी, रक्षित राज्य के रूप में। और रक्षित राज्य के तहत जो है सिक्किम ने 3 विषय हमें दे दिए थे: डिफेंस, विदेश, संचार। डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, ये 3 विषय भारत के पास रहेंगे, भारत को दे दिए गए थे। यानी कि सिक्किम की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी थी, सिक्किम की फॉरेन पॉलिसी हम तय करेंगे, और सिक्किम में कम्युनिकेशन के जो साधन है, टेलीफोन हो गया, रेलवे हो गई, तो ये सब भी हम विकसित जो है वो करेंगे। और उसके अतिरिक्त बाकी जो शक्तियां थी वो चौग्याल के पास थी। तो ये व्यवस्था चली आ रही थी। अब उसके बाद जो है, अब सिक्किम में राजतंत्र के विरुद्ध आंदोलन, चौग्याल के विरुद्ध जो है वो आंदोलन शुरू हो गए। वहां के लोग चाहते थे कि राजतंत्र, राजा की शक्तियां सीमित होनी चाहिए, और यहाँ पे एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का गठन किया जाना चाहिए, एक उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाना चाहिए। उत्तरदायी सरकार का सिंपल मतलब होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जनता के द्वारा निर्वाचित जो प्रतिनिधियों की सरकार होती है वो सरकार यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये आंदोलन चल रहे थे, और इस आंदोलन के दौरान ही जो सिक्किम कांग्रेस, वहां की जो पार्लियामेंट थी, लेजिस्लेचर था, उसका नाम था सिक्किम कांग्रेस। ठीक है, तो उस सिक्किम कांग्रेस ने जो है एक बिल पास किया 1974 में। कब पास किया? 1974 में एक बिल पास किया। किसने पास किया? सिक्किम कांग्रेस ने। सिक्किम कांग्रेस वहां की लेजिस्लेचर थी, विधायिका थी। सिक्किम शासन अधिनियम, सिक्किम रूल एक्ट 1974। तो सिक्किम शासन अधिनियम पारित किया गया 1974 में। तो हमने देखा, वो उस पे अपन आते हैं सिक्किम शासन अधिनियम पे। अब अपन देखते हैं कि सिक्किम में चौग्याल का शासन था। देयर वाज अ चौग्याल्स रूल इन सिक्किम। सिक्किम को पहले रक्षित राज्य का दर्जा दिया गया था। फर्स्ट, सिक्किम वाज गिवन द स्टेटस ऑफ प्रोटेक्टेड स्टेट, एंड सिक्किम हैड गिवन 3 सब्जेक्ट्स टू इंडिया: डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। ये अपन ने जो है अब तक पढ़ लिया। और उसके बाद जो है अब अपन देखें कि सिक्किम शासन जो अधिनियम पारित किया था, ये किसने किया था? सिक्किम कांग्रेस ने। सिक्किम कांग्रेस क्या थी? वहां की विधायिका थी, वहां की लेजिस्लेचर थी। जिस तरह से हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट है, वैसे वहां की पार्लियामेंट को जो है वो सिक्किम कांग्रेस कहते थे। सिक्किम कांग्रेस ने एक एक्ट पास किया, सिक्किम शासन अधिनियम 1974। अब इस अधिनियम में इन्होंने खुद ने ही प्रोविजन किए कि सिक्किम का जो राजा है चौग्याल, वो केवल अब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा। चौग्याल would be only the constitutional head. Real executive powers would not be given to the चौग्याल। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं रियल, वो चौग्याल में नहीं होंगे। तो जिस तरह से ब्रिटेन का क्राउन, ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटेन का राजा है, वो केवल नाम मात्र का प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, रियल एग्जीक्यूटिव हेड नहीं है। वैसे कि वैसे सिक्किम की जो संसद थी उसने भी ये एक्ट पास कर दिया कि चौग्याल जो है वो केवल नाम मात्र का शासक होगा, कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां उसके पास नहीं होगी। और सिक्किम में उत्तरदायी सरकार,
जिस तरह से भारत में अभी उत्तरदायी सरकार है, ब्रिटेन में उत्तरदायी सरकार है, यानी जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की सरकार बनेगी और सारी कार्यपालिका शक्तियां जो है वो किसके पास होगी? उत्तरदायी। तो शक्तियां जो है वो इसके पास होगी, एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है वो उत्तरदायी सरकार के पास होंगे। इसके साथ ही इसके अंदर उन्होंने कहा कि भारत के साथ हम राजनीतिक सहयोग बढ़ाएंगे, अब पॉलिटिकल जो रिलेशंस हैं वो और ज्यादा बढ़ाएंगे। ये एक्ट इंडिया नहीं पारित कर रहा है, ये एक्ट पारित किया जा रहा है सिक्किम की पार्लियामेंट के द्वारा, सिक्किम की लेजिस्लेचर के द्वारा और वहां की जनता के द्वारा। और उन्होंने इंडिया से आग्रह किया कि हम अपने संबंधों को और प्रगाढ़ बनाते हैं, इन्हें थोड़ा और बढ़ाते हैं। और भारत क्या चाहिए? नेकी और पूछ पूछ के। बिल्कुल भाई साहब, बताओ आप क्या करना है, हम तैयार हैं उसके लिए। तो ये सब जब हो रहा था, सिक्किम में हुआ, तो भारत का भी हौसला बढ़ा और भारत ने जो है 35वां संविधान संशोधन किया। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? 35, 1974 में। वो एक्ट भी 74 में पारित हुआ था और भारत ने 1974 में 35वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो पारित किया। और 35वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो है सबसे पहला तो ये किया कि सिक्किम जो अभी तक प्रोटेक्टेड स्टेट था, रक्षित राज्य था, अब उसे सहायक राज्य, नाम चेंज कर दिया गया कि अब सिक्किम जो है वो हमारा एसोसिएटेड स्टेट होगा। और जैसा कि पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि आर्टिकल 2 में लिखा है कि संसद के पास, पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू एडमिट एंड एस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन व्हाटएवर टर्म्स एंड कंडीशंस इट थिंक्स फिट फॉर इट। संसद के पास यह शक्ति है कि वो जो भी शर्तें उसे उचित लगे उन शर्तों के आधार पर किसी नए राज्य का गठन कर सकती है। तो ये नया राज्य एक सहायक राज्य बना दिया, नया राज्य। और इसके लिए जो शर्तें हैं वो इस नया राज्य बनाया जा सकता है, इसका प्रोविजन जो है वो आर्टिकल 2A में रख दिया गया कि सिक्किम जो है वो सहायक राज्य होगा भारत का, आर्टिकल 2 में। और 10th शेड्यूल रखी गई और 10th शेड्यूल में वो शक्तियां रखी गई कि सिक्किम और भारत के रिलेशन क्या होंगे, किन किन सिक्किम के किन किन मामलों में भारत जो है वो इंटरफेयर कर सकता है, उसकी मदद कर सकता है। तो ये दो जोड़े गए, 10th शेड्यूल जोड़ी गई और आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 2A। हालांकि ये अब आर्टिकल 2A वापस हटा देंगे, आगे पढ़ेंगे अपन। तो ये दोनों जोड़ के और इसमें सिक्किम के लिए विशेष प्रोविजंस किए गए। अब सिक्किम के विशेष एक तो वो पहले वाले 3 सब्जेक्ट तो थे ही थे, इसके अलावा भी कई चीजें जोड़ी गई। जैसे इसके अलावा क्या कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में सिक्किम के 2 प्रतिनिधि होंगे, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर सिक्किम के 2 रिप्रेजेंटेटिव होंगे, 2 लोकसभा में होंगे और 2 राज्यसभा में होंगे। और वो ये जो 2 सदस्य होंगे, इनकी योग्यताएं, अर्हताएं वही होनी चाहिए जो हमारे सांसदों के लिए जो जो क्वालिफिकेशंस रखी गई है, वो क्वालिफिकेशंस इनकी भी होनी चाहिए। और इनके पास वो सारी शक्तियां होगी, वो जिस तरह से दूसरे सदस्यों के पास पावर्स हैं, वोटिंग करने का अधिकार वगैरह, वो सारी शक्तियां इन सिक्किम के लोगों के पास भी होगी। लेकिन हाँ, एक एक्सेप्शन रखा गया था कि ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है ये भाग नहीं ले सकते, क्योंकि प्रेसिडेंट इंडिया का है और इंडियन प्रेसिडेंट, और इनका जो प्रमुख है हमारे राष्ट्रपति की तरह वो चौग्याल है। तो ये प्रोविजन जो है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते ये जो मेंबर, बाकी सारी शक्तियां वैसी की वैसी होगी। फिर जो सिक्किम के युवा हैं वो आईएएस का एग्जाम दे सकते हैं, यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, आईएएस सेलेक्ट हो सकते हैं और भारत के अंदर नौकरी कर सकते हैं। इसी तरह से सिक्किम के जो स्टूडेंट्स हैं वो उच्च शिक्षण संस्थान, हायर एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एजुकेशन ले सकते हैं सिक्किम के लोग, ठीक है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और उसके बाद जो 10th शेड्यूल में जो जो शक्तियां ये दी गई है, इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां, रेजिड्यूरी पावर्स, जो बची हुई शक्तियां हैं वो सिक्किम के पास ही रहेगी, रेजिड्यूरी पावर्स सिक्किम के पास रहेगी। तो एक बार फिर देखें कि 35वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 1974 में किया गया था, ये किससे प्रेरित था? क्योंकि सिक्किम की कांग्रेस ने पहले
वहां पे सिक्किम शासन अधिनियम 1974 पारित किया था और उस एक्ट में ही प्रोविजन था कि भारत और सिक्किम के बीच संबंध बढ़ेंगे और सिक्किम की सरकार के साथ सहमति के साथ ये अमेंडमेंट किया गया था और भारत और सिक्किम का रिलेशन अब ये हो गया था कि अब सिक्किम रक्षित राज्य नहीं है, प्रोटेक्टेड स्टेट की जगह एसोसिएटेड स्टेट बन गया। आर्टिकल 2A और 10th शेड्यूल जोड़ के और इसमें सिक्किम के लिए स्पेशल प्रोविजंस किए गए और वो स्पेशल प्रोविजंस में खास बातें क्या थी कि दो दो सदस्य लोकसभा और राज्यसभा में सिक्किम के होंगे और इन सदस्यों की क्वालिफिकेशंस वगैरह कार्यकाल वगैरह वो सब वैसा ही होगा, शक्तियां जैसे कि हमारे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के पास है। लेकिन एक एक्सेप्शन था कि राष्ट्रपति के चुनाव में वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वो सिविल सेवा की परीक्षा होगी उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वो जो है वो पढ़ सकते हैं और इसके साथ ही लेकिन अवशिष्ट शक्तियां अब भी, ये जो एक्ट था इसके बाद भी सिक्किम वॉज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अब भी सिक्किम भारत का अभिन्न अंग नहीं था, अब भी वो भारत से अलग था। ये ध्यान रखने की बात है कि सिक्किम को भारत के अंदर नहीं है, ये सहायक राज्य है, ये अलग है। ये सिक्किम इंडिया का नक्शा है, ये सिक्किम है, अलग है। बस इन तरीके से ये आपस में संबंधित हैं, बंधे हुए हैं। अब भी एक सिक्किम अलग देश था। अब थोड़े दिन बाद ये जब इतना हो ही गया तो ऐसा लगा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को, और राष्ट्रीय नेतृत्व इसमें इंदिरा जी थे, तो इंदिरा गांधी जो है सरदार पटेल की ही तरह थे। राष्ट्रीय हित सबसे पहले है, इसमें नैतिक अनैतिक कुछ नहीं होता। साम दाम दंड भेद जो भी अपनाए जा सके वो राष्ट्र हित के लिए अपनाए जाने चाहिए। तो इंदिरा गांधी इतनी ज्यादा आदर्शवादी नहीं थी, इसलिए इंदिरा गांधी ने वहां के राष्ट्रीय नेतृत्व को समझाया कि भाई क्या मतलब है अलग रहने से, अब आप हमारे साथ जुड़ोगे तो आपका भी डेवलपमेंट होगा, इसलिए फायदा इसी में है कि आप हमारे साथ जुड़ो। और शायद सिक्किम की जनता भी यही मानती है, तो इसलिए जो है वहां पे जनमत संग्रह करवाया गया। सिक्किम में क्या करवाया गया? जनमत संग्रह, रेफरेंडम वाज कंडक्टेड इन सिक्किम। और इस जनमत संग्रह में सिक्किम के लोगों से ये पूछा गया कि आप भारत के साथ जुड़ना चाहते हो या नहीं जुड़ना चाहते। और सिक्किम के लोगों ने भारी बहुमत से भारत में विलय के पक्ष में मतदान किया, ऐसा हम कहते हैं। हालांकि सिक्किम का जो शासक चौग्याल था उसे ये सब चीजें देखी तो उसे अपनी जान को खतरा नजर आया और इसलिए वो चौग्याल सिक्किम से भाग के अमेरिका चला गया था। और वहां जाके उसने जो है यही कहा कि ये जो चुनाव हुए हैं इसमें बहुत धांधली बरती गई है और सही नहीं है और इंडिया जो है सिक्किम को हड़प रहा है। तो और कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों ने और कई न्यूज एजेंसीज ने भी इस तरह के आरोप लगाए थे, पर वो आरोप मेरे ख्याल से सही नहीं होंगे। और इसलिए जो है सिक्किम में जनमत संग्रह में जब जनता ने ही कह दिया कि भारत में विलय होना चाहिए तो सिक्किम का भारत में विलय कर दिया गया। और विलय किया गया 36वां संविधान संशोधन, 36th कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट था, इससे इसके द्वारा सिक्किम का भारत में विलय कर दिया गया। और 36वें संविधान संशोधन से विलय किया जाएगा तो अब ये एसोसिएटेड स्टेट की जरूरत नहीं है क्योंकि सिक्किम भारत का अभिन्न अंग हो गया। अब ये आर्टिकल 2A की जरूरत नहीं थी, ये भी समाप्त कर दिया गया। अब ये अनुसूची 10 जो थी इसकी भी जरूरत नहीं थी। अब आर्टिकल 80 व 81 जो 80 में राज्यसभा के लिए प्रोविजन है, 81 में लोकसभा के लिए प्रोविजन है, उसको भी संशोधित किया। पहले संशोधित किया था और उसमें कहा था कि ये सदस्य होंगे, फिर वापस वो वहां से हटाया गया। सिविल सर्विसेज के लिए जो भाग 14 है 14, उसके अंदर भी संशोधन किए गए। ठीक है, तो इस तरह से ये कई अमेंडमेंट करके और ये जो प्रोविजंस 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जो जो बदलाव किए गए थे इन सब को वापस समाप्त कर दिया और सिक्किम भारत का अभिन्न अंग हो गया। जिस तरह से बाकी के स्टेट थे वैसे के वैसे सिक्किम भी एक राज्य बन गया, भारत का हिस्सा बन गया। और इस तरह से 36वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो है वो सिक्किम को भारत में मिला दिया। और चूंकि सिक्किम अलग था और इसलिए चाइना जो है वो नहीं मानता था, चाइना ने हमेशा ही विरोध किया इसका कि इस भारत ने सिक्किम को हड़पा है और हम नहीं मानते कि सिक्किम आपका अभिन्न अंग है।
और चाइना ने इसको मान्यता नहीं दी थी। लेकिन 2003 में शायद मेरे ख्याल से अटल बिहारी वाजपेयी ने जब चीन की यात्रा की थी, तब उस समय चाइना ने फाइनली जो है वो इसको अप्रूवल दे दी कि चलो कोई नहीं, हम मान लेते हैं कि सिक्किम भारत का अंग है, और सिक्किम का जो विलय था भारत में किया गया था वो लीगल तरीके से किया गया था। अब देखिए, विदेश नीति इसे कहते हैं। 1975 में बहुत लीगल तरीके से सिक्किम के लोगों की इच्छा के बाद सिक्किम का विलय भारत में किया गया, और फिर भी चाइना ने उसे मान्यता नहीं दी, क्योंकि वो चाइना इस मामले में भारत को ब्लैकमेल करना चाहता है। हर देश चाहता है कि दूसरे देश की किसी भी चीज को मान्यता देने से पहले अपनी भी दो चार बातें मनवा दे। और एक अपन है, भोले भंडारी हैं, नैतिक हैं या मूर्ख हैं पता नहीं, वरना तिब्बत को जब सिक्किम ने हड़पा था तो हम सबसे शुरुआती देशों में थे जिन्होंने मान्यता दे दी कि हाँ हाँ सिक्किम ने सही किया है, और तिब्बत तो सिक्किम का हिस्सा ही था, इसलिए हमें कोई आपत्ति नहीं है और हम चाइना के साथ हैं। क्यों? हमें भी उस समय विरोध करना चाहिए था। और उसके बाद जो है ओके भाई, फिर चाइना वाले कहते हैं कि नहीं मान जाओ मान जाओ, तो हम कहते हैं कि चलो मान जाएंगे, तुम भी हमारी एक दो बात मानो। तो ये ऐसे मौके होते हैं जब अपन दूसरे देश को थोड़ा सा ब्लैकमेल कर सकते हैं, लेकिन वो हमसे नहीं हुआ। तो ये था सिक्किम का विलय। तो इस तरह से भारत का एकीकरण जो है वो पूरा हुआ। अब यहाँ पे एक प्रश्न आपके दिमाग में आया होगा, क्योंकि पिछली क्लास में जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको कहा था कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत किसी भी क्षेत्र को भारत में मिलाया जाता है और नए राज्य का गठन किया जाता है, नया राज्य बनता है, यूनियन टेरिटरी बनती है। इससे फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में अगर कोई बदलाव आता है तो इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहा था। इसलिए आप में से कुछ एक लोगों के दिमाग में प्रश्न आया होगा, बाकी वाले तो मन लगा के पढ़ते हो नहीं। आया होगा कि फिर जब गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली, पौंडीचेरी ये जब भारत में मिलाए गए और यूनियन टेरिटरी बनाए, तो इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी? किसी भी बाहर के क्षेत्र को भारत में मिलाया जाता है और नया राज्य स्थापित किया जाता है तो इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। आर्टिकल 4 ऐसा कहता है क्लियरली। फिर इनको मिलाने के लिए हमने जैसा कि देखा कि इनको मिलाने के लिए 10वां, 12वां और 14वां, अगर आप भूल गए हो तो 10वें से दादर नगर हवेली, 12वें से गोवा दमन दीव और 14वें से पौंडीचेरी। तो मैं एक बार फिर बता दूं कि किसी भी राज्य को, बाहर के राज्य को, क्षेत्र को भारत के अंदर मिलाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। मिला के उसको राज्य या यूनियन टेरिटरी बनाना है तो भी उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जरूरी नहीं है। कहां तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जरूरी नहीं है? जहां तक पहली और चौथी अनुसूची प्रभावित होती है वहां तक नहीं। उसके अलावा अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी कोई बदलाव किया जाता है तो फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो ये जब मिलाए गए थे तब आर्टिकल 239A और आर्टिकल 240 में बदलाव हुए थे। जो यूनियन टेरिटरीज के लिए जो प्रोविजन दिए गए हैं आर्टिकल 239 से लेकर आर्टिकल 242 तक, संघ शासित प्रदेशों में कैसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए उसके लिए प्रोविजंस दिए गए। और ये यूनियन टेरिटरीज जब बनी थी तो इनके मामले में जो है वो दिए गए थे कि इनके लिए राष्ट्रपति जो है वो नियम 240 में लिखा है राष्ट्रपति इनके लिए नियम बना सकता है, तो वहां पे उल्लेख किया गया है। और पौंडीचेरी के 239 में पौंडीचेरी के अंदर विधानमंडल होगा, ये प्रोविजन वहां पे किया गया है। तो ये जो चीजें की गई थी इस कारण से ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए थे, मिलाने की वजह से नहीं किए गए थे कि भारत में मिलाया है और यूनियन टेरिटरी बनाया है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं थी। पर वहां की जो शासन व्यवस्था कैसी होगी और उसके लिए नियम बनाना, कानून बनाने की प्रोविजन कैसे होंगे, ये प्रोविजंस इन आर्टिकल में किए गए थे। इन आर्टिकल में इन नामों का उल्लेख किया गया था, तो इसलिए उसमें तो करना। पहली और चौथी जो शेड्यूल है वो अफेक्ट होती है तो अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन दूसरे आर्टिकल अगर प्रभावित होंगे और उसमें कोई चेंज आएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से जो है आज अपन ने देखा कि भारत का एकीकरण जो है, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया जो है वो कैसे हुआ। तो
किस तरह से वर्तमान में, जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में कुल 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज जो है वो कैसे अस्तित्व में आई। तो जैसा कि मैंने भाग 1 में एक्सप्लेन किया था कि आर्टिकल जो 3 है उसमें नए राज्य के गठन की प्रक्रिया दे रखी है और हमारे संसद ने जो है इस आर्टिकल 3 का खूब प्रयोग किया और एक के बाद एक अनेक नए राज्य जो है वो बनाए। और जैसा कि नए राज्य का गठन करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की आवश्यकता होती नहीं है, पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से विधि बना के और नए राज्य का गठन कर सकती है, उसके नाम को चेंज कर सकती है या उसकी टेरिटरी है उसे चेंज कर सकती है। तो इसका प्रयोग अनेक बार हुआ। तो अपन राज्यों के पुनर्गठन को लेके जब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तब से जो है वो क्या स्थिति रही है, इसके बारे में आज जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहला ही प्रश्न ये था कि राज्य किस आधार पर जो है वो बनाए जाए और सबसे जो बड़ी डिमांड थी, मांग थी, वो थी अरे हर एक भाषा के लोग जो है वो अपने भाषा के आधार पर राज्यों की रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड कर रहे थे। देयर वाज ए डिमांड फॉर द लिंग्विस्टिक बेस्ड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो लिंग्विस्टिक बेस्ड रीऑर्गेनाइजेशन किया जाना चाहिए, ऐसी डिमांड देश के हर कोने से आ रही थी। अब अपन अगर देखें ब्रिटिश काल में, तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने होम रूल मूवमेंट के समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने जो जो शर्तें रखी थी, उन शर्तों में भी उन्होंने ये रखा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। देयर शुड बी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेस्ड। तो होम रूल मूवमेंट में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग थी। उसके बाद 1920 में कांग्रेस ने जो अपना संगठन का जो स्ट्रक्चर खड़ा किया था, उसमें भी जो प्रांतीय समितियां, प्रोविंशियल कमिटीज जो बनी थी कांग्रेस की, वो कांग्रेस की प्रोविंशियल कमिटीज भी जो है वो लिंग्विस्टिक बेस्ड जो है वो बनी थी। भाषा के आधार पर प्रांतीय कमेटियों का गठन किया था 1920 में। तो ये भी एक प्रश्न बनता है कि कांग्रेस ने अपनी प्रांतीय समितियों का भाषा के आधार पर गठन जो है वो कैसे, अलग अलग भाषा बोलने वालों का एक अलग प्रांतीय कमेटी, प्रांत कांग्रेस के अपने अलग से प्रांत बनाए गए थे और वो प्रांत और उसकी एक कमेटी बनाई गई थी और वो जो प्रांत थे वो भाषा के आधार पर थे। उसके बाद 1946 का कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, इसमें भी उन्होंने मांग की थी, उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करेंगे और ये होना चाहिए और हम इसके पक्षधर हैं। तो कुल मिला के जब ब्रिटिशर्स थे तब की हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे बड़ी मांग थी और हमारे खुद के नेताओं ने ये मांग रखी थी कि देयर शुड बी ए लिंग्विस्टिक बेस्ड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। लेकिन जो ही देश आजाद हुआ, तो ये थोड़ा अजीब है। आप सत्ता में जब उस पक्ष में होते हो तब आपकी सोच कुछ अलग होती है, जब आप उस तरफ आ जाते हो, टेबल के इस तरफ आ जाते हो, तो आपका नजरिया चेंज हो जाता है। और इसका जीता जागता उदाहरण है ये कि जो कांग्रेस इतने वर्षों से लिंग्विस्टिक बेस्ड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की डिमांड कर रही थी और जब उनके खुद के हाथ में ये बात आई तो वो चेंज हो गई। अब जैसा कि मैंने एक बात की थी कि 1946 में भी कांग्रेस ने यही कहा था कि लिंग्विस्टिक बेस्ड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स जो है वो होना चाहिए और उसमें लॉजिक भी थे उनके पास। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे देश के अंदर सांप्रदायिक पहचान का बहुत बोलबाला है, हमारा समाज बहुत जटिल है और इसके जो कास्ट सिस्टम है वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और कास्ट बेस्ड जो आइडेंटिटी है वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो इसलिए, और ये दोनों ही जो है हमारे समाज को बांट रहे हैं। तो ऐसे में यदि भाषा के आधार पर जो आइडेंटिटी होती है या समाज का वर्गीकरण होता भी है, तो ये इतना खतरनाक नहीं होगा जितना कि सांप्रदायिक और जातीय वर्गीकरण जो है वो खतरनाक है। इसलिए यदि भाषा के आधार पर राज्यों को बनाया जाएगा तो भाषा मुख्य पहचान हो जाएगी और लैंग्वेज जब मुख्य पहचान हो जाएगी, समाज का वर्गीकरण लैंग्वेज के आधार पर हो जाएगा, तो शायद जातीय आइडेंटिटी
या धार्मिक जो रिलीजियस आइडेंटिटी है वो बैकग्राउंड में चले जाएंगे, पृष्ठभूमि में चले जाएंगे। इसलिए उनको पृष्ठभूमि में धकेलने के लिए लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को जो है वो फ्रंट में लाना होगा और इसे ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। ये लॉजिक कांग्रेस का था और इसीलिए कांग्रेस इतने सालों से भाषा के आधार पर राज्यों के रीऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही थी। लेकिन ज्यों ही देश आजाद हुआ, संविधान बना रही थी, तो उनके सामने ये प्रश्न आया कि चलो प्रोविंसेस या स्टेट्स किस आधार पे बनाए जाने चाहिए। तो इसके लिए उस समय जो कमीशन गठित किया गया, सबसे पहला जो कमीशन था वो था धर कमीशन। ये भारत का नक्शा है, ये वर्तमान भारत का नक्शा है और हम देखेंगे कि वर्तमान में ये जो राज्य बने हैं ये यहाँ तक किन किन परिस्थितियों से, किन किन चरणों से गुजर कर यहाँ तक जो है आए हैं। तो शुरुआत में मैं यही इंडिया का जो है नक्शा दिखा रहा हूँ और आखिर में मैं वापस इंडिया का नक्शा जो है वो दिखाऊंगा। यहाँ तक अपन पहुंचेंगे, ये जो जर्नी है वो किस तरह से रही थी। तो भाषा के आधार पर राज्यों की जो मांग है वो मैंने आपको बता दी। उसमें सबसे पहला जो कमीशन बना था वो धर कमीशन जो है वो बना था और इस कमीशन ने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए और राज्य बनते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे जो महत्वपूर्ण है, हम राज्य बनाते क्यों हैं? ताकि बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रोवाइड करवाया जा सके। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को हमेशा प्रायोरिटी दी जानी चाहिए कि किस तरह से राज्य बने जो कि प्रशासन में सहायक हो, एक अच्छी गुड गवर्नेंस देने में सहायक हो सकता है। उसके बाद भौगोलिक समीपता, ऐसा नहीं कि एक राज्य बना दिया, उसका एक हिस्सा यहाँ है और दूसरा हिस्सा ठेठ वहां पे है, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल जो कंटिग्यूटी है वो होनी चाहिए, यानी एक नजदीक नजदीक के जो क्षेत्र है या ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए कि एक ही भूभाग में एक राज्य हो। इस चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए। दूसरी चीज जो है वो उन्होंने कही। तीसरी, इकोनॉमिक, एक स्टेट इस तरह से बने कि वो फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, यानी कि उसमें कुछ अच्छे रिसोर्सेज वाले क्षेत्र भी होने चाहिए। तो फाइनेंशियल सेल्फ डिपेंडेंट जो है वो स्टेट बन सके, वो फाइनेंशियली जो है रिसोर्सेज बिल्कुल ही नहीं हो, इस तरह के राज्य जो है वो नहीं बनाए जाने चाहिए। और अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है वो तो डेवलपमेंट है। तो धर कमीशन ने जो है ये कहा कि इस राज्यों का पुनर्गठन करते समय हमें इन इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इन बातों को ध्यान में रखकर ही स्टेट बनाया जाना चाहिए। और इस कमीशन ने डिमांड फॉर द लिंग्विस्टिक बेस्ड रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स को रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर तो राज्य बनना ही नहीं चाहिए, बाकी इन आधारों पे बनना चाहिए। अब क्यों साहब एकदम से ये पलट क्यों गए? अब इनमें जिम्मेदारी वाला भाव आने लगा और इनको लगा कि भाषा के आधार पर यदि राज्यों का पुनर्गठन करेंगे तो क्षेत्रवाद की भावना, एक ही भाषा के लोग संगठित हो जाएंगे, एक क्षेत्र में रह रहे हैं, एक भाषा को मान रहे हैं और एक भाषा वालों की कल्चर भी थोड़ी एक जैसी सी होती है, तो वो कल्चरली, लिंग्विस्टिक, रीजनली हर तरीके से जो है एक अलग इकाई बनेगी और इससे उनमें रीजनलिज्म की भावना ज्यादा आ जाएगी, क्षेत्रवाद की भावना ज्यादा आ जाएगी। और ये रीजनलिज्म की जो भावना है, ये उनकी जो नेशनलिज्म की भावना है उसको कमजोर कर देगी और ये क्षेत्रवाद की भावना बढ़ते 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 जब अपने चरम पर पहुंचती है तो वो अलगाववाद को जो है वो प्रेरित करती है। और अलगाव यानी कि और कालांतर में वो अलग देश की मांग भी कर सकते हैं और इसलिए इससे हमारी देश की एकता और अखंडता खतरा हो सकता है। ये डर जो है वो बैठ गया और इसी वजह से इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को सिरे से खारिज कर दिया कि नहीं, इस पर कोई विचार ही नहीं होना चाहिए और भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए। अब जब इस कमेटी की रिकमेंडेशन आई और फिर भी इससे लोगों की जो भावनाएं संतुष्ट नहीं हुई तो कांग्रेस ने एक फिर जो है वो कमेटी बनाई जिसका काम था
धर कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस दी है उन रिकमेंडेशंस की समीक्षा करना। टू रिव्यू द रिकमेंडेशंस ऑफ धर कमीशन, जेवीपी कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो जेवीपी कमेटी जो बनाई गई, जेवीपी नाम नॉर्मली ये 1948 में ये भी था, 1948 में जो है ये कमेटी भी बनी थी और इसका नाम जेवीपी, जस्ट ये 3 लोग मेंबर थे इसके, उनके नाम से ही ये कमेटी जानी जाती है। जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया, बाकी नाम तो आपको पता ही है, और पट्टाभी सीतारामैया मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा। सुभाष चंद्र बोस ने दूसरी बार जब कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का निर्णय किया तो उस समय उनके सामने खड़े होने की हिम्मत किसी कांग्रेसी में नहीं थी, इसलिए गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया था, हालांकि ये हार गए थे। और पट्टाभी सीतारामैया जब देश आजाद हो गया और आजाद होने के बाद कांग्रेस का जो पहला सम्मेलन जयपुर में हुआ था 1948 में, उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे पट्टाभी सीतारामैया, तो वो इस समिति के सदस्य थे। तो इन 3 सदस्यों की ये समिति थी और इस समिति ने जो है वो इनका काम था कि ये जो रिकमेंडेशंस दी गई है धर कमीशन के द्वारा, इनको रिव्यू करना या इनकी समीक्षा करना। और ऑब्वियस सी बात है, इस कमेटी ने भी डिमांड फॉर द लिंग्विस्टिक बेस्ड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स को रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने भी कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, ये देश की एकता और अखंडता के लिए एक नई चुनौती जो है वो खड़ी हो जाएगी। इससे वही क्षेत्रवाद वाला लॉजिक, डर वही था, बाकी तो कोई दिक्कत थी नहीं। वैसे तो भाषा के आधार पर यदि राज्य बनते हैं तो प्रशासनिक सुविधा होगी ताकि उसी भाषा को जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जा सके और लोगों की ज़्यादा अच्छे से जो है वो हेल्प हो जाएगी। ठीक है, एक अच्छी गवर्नेंस जो है वो लोगों तक पहुंचने में भाषा ही तो सबसे बड़ा माध्यम होती है। लेकिन उस समय इन्हें लगा था कि देश नया नया आजाद हुआ था और इन्हें लग रहा था कि किसी भी कीमत पर देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित होनी चाहिए, और ऐसी हर चीज जो देश की एकता और अखंडता के लिए थोड़ी बहुत भी चुनौती हो सकती है उसको जो है वो ये टालना चाहते थे, दूर करना चाहते थे। तो ये था जेवीपी कमेटी। अब इसके बाद जो है फिर जो है चलो ये दोनों कमेटी, एक कमीशन बन गया, एक कमेटी बन गई, इनकी रिकमेंडेशन आ गई और उसके बाद फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो है वो किस तरह से राज्य बनाए थे और कितने राज्य जो है वो बने थे। तो ये टेबल है आपके सामने और ये मैप है। 26 जनवरी 1950 को हमारे मूल संविधान में जो है वो कितने राज्य बनाए गए थे। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था जो 26 जनवरी को लागू हुआ था उसमें जो है 4 प्रकार के राज्य बनाए गए थे। देयर वर 4 कैटेगरीज ऑफ स्टेट्स। कितनी कैटेगरीज थी? 4 जो है वो श्रेणियां बनाई गई थी। ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी। ए, बी, सी और डी नाम दिया गया था हर एक कैटेगरी को। ए श्रेणी के अंतर्गत 9 राज्य थे। ये वही राज्य थे जो ब्रिटिश काल में प्रोविंस थे, प्रांत थे, और अब एज इट इज इनको जो है वो प्रांत दे दिया गया, इन्हें ए श्रेणी के अंदर रखा गया था। तो पहली श्रेणी में ब्रिटिश कालीन प्रांत, जैसे कि बड़े बड़े आपको पता ही है, आसाम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस एंड वेस्ट बंगाल। तो ये अगर अपन मैप में देखें तो ये बड़े बड़े राज्य थे। ठीक है, ये आसाम हो गया 1, ये वेस्ट बंगाल 2, और ये बिहार 3, ये उत्तर प्रदेश 4, जिससे पहले इसका नाम ब्रिटिश काल में यूनाइटेड प्रोविंस था, मध्य प्रदेश 5, उड़ीसा 6, बॉम्बे 7, बॉम्बे जो कि ये गुजरात भी बॉम्बे के अंतर्गत था, और ये 8, और ये पंजाब। ठीक है, ये 9। तो ये 9 राज्य जो है ये हो गए, आप अभी भी परिचित हैं। और वैसे भी मैप में एक बार इमेजिन जरूर करें आप, थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करके और इमेजिन करें और ऐसे मैप को देखते हुए चलें। आसाम, आसाम के बाद ही वेस्ट बंगाल, बिहार,
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बॉम्बे प्रांत, पहले इसका नाम जिसे महाराष्ट्र कहते हैं, और इसका नाम मद्रास था, और यहाँ पे ये पंजाब था। तो ये 9 राज्य जो है वो थे। तो इसके बाद जो है, उसके बाद बी श्रेणी के अंतर्गत भी 9 स्टेट थे जो बी कैटेगरी के थे। ये वो राज्य थे जो कि पहले यहाँ पे रियासतें थी, राजाओं का शासन था, और अब यहाँ पे पहले वाले ए श्रेणी के राज्य जो होते थे, यहाँ पे गवर्नर होता था, राज्यपाल का पद होता था, और ये जो राज्य थे यहाँ गवर्नर का पद नहीं होता था। गवर्नर की जगह यहाँ पे राज प्रमुख जो है वो होता था, और जो पुराने राजा थे उनमें से ही किसी एक को यहाँ राज प्रमुख बनाया जाता था गवर्नर की जगह। तो बी श्रेणी में 9 राज्य जो है वो थे। ठीक है, अब रियासतें अगर आप देखो तो यहाँ से देखें, ये जम्मू कश्मीर 1, ठीक है, 9 के 9 काउंट करेंगे अपन अभी। उसके बाद नीचे हो तो ये पेप्सू, जिस पे पेप्सू है, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पटियाला और ईस्ट पंजाब के जो स्टेट्स थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उन सबको जोड़ के बनाया गया था। ये पेप्सू, ये इस तरह से जो छोटे छोटे टुकड़े, ये भी पेप्सू का हिस्सा है। 1 2 3 4 5 5 6 हिस्सों में जो है बंटा हुआ था ये पेप्सू। तो ये मिलके एक और बी श्रेणी का, तो ये दूसरा ये हो गया। तीसरा नीचे ये राजस्थान। राजस्थान तो वैसे भी पूरा रियासतों के लिए ही जाना जाता है, तो ये राजस्थान हो गया तीसरा। और चौथा यहाँ आ जाओ, ये सौराष्ट्र, जो गुजरात में सौराष्ट्र है, ये चौथा बी श्रेणी का राज्य राजस्थान के बाद। फिर ये है मध्य भारत, जो यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके ये पूरा है, मध्य भारत नाम था इसका। तो ये 5वां हो गया मध्य भारत। और ये विंध्य प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच का हिस्सा है। मध्य भारत जो है वो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के बीच में जो है हिस्सा आता है, और ये छठा जो है वो विंध्य भारत। 7वां ये हैदराबाद। हैदराबाद का विलय अपन ने पिछली क्लास में ही पढ़ा है, ठीक है। और 8वां है ये मैसूर। मैसूर जानते ही हैं, जिसको बाद में आगे चल के कर्नाटक राज्य जो है वो बना दिया। पहले ये 20 श्रेणी का राज्य था, मैसूर जो रियासत थी। और ये त्रावणकोर 9वां। तो इस तरह से जो है ये 9 राज्य हो गए। और मैं, आप इन चीजों को एक बार मैप के थ्रू जरूर देखें। तो जम्मू कश्मीर रियासत आपको पता है, हैदराबाद आपको पता है, मैसूर आपको पता है, त्रावणकोर आपको पता है, राजस्थान आपको पता है। अब आपको याद करना, पेप्सू भी मेरे ख्याल से आप अब तक आपको याद हो गया। आपको याद रखना है ये सौराष्ट्र, ये मध्य भारत और ये विंध्य प्रदेश। शायद ये 3 आपको याद नहीं हो रहेंगे, सौराष्ट्र, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश। तो ये इस तरह से जो है ये 9 राज्य जो है बी श्रेणी के राज्य थे, जहां राज प्रमुख का पद होता था। जो पहले देशी रियासतें थी उनको मिला के ये बनाया गया था। उसके बाद जो है सी श्रेणी के जो राज्य हैं, सी श्रेणी के राज्य 10 थे। कितने थे? 10। अब इसमें से भी कुछ तो वो थे जो अपन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब पढ़ी थी, और उसमें जब अपन ने देखा था कि जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर्स प्रोविंस जो थे, उच्चायुक्त प्रांत जो थे, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, मेरवाड़ा और बलूचिस्तान, वो 4 सदस्य जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए थे। तो 3 तो वो कि वो है बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा हो गया, इसलिए उधर चला गया। बाकी 3 तो दिल्ली हो गया, अजमेर मेरवाड़ा हो गया और कुर्ग हो गया, ठीक है। तो कुर्ग ये जो है वो कर्नाटक में पड़ता है, ये यहाँ पे कुर्ग है। ये दिल्ली हो ही गया अपना, और ये अजमेर मेरवाड़ा हो गया। 3 तो ये सिंपल वैसे याद हो गए आपको, पहले वाले जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, नए याद नहीं करने इसमें। सी श्रेणी में 3 वो याद है। और 3 में आपको अभी जो राज्य बन चुके हैं, ये मणिपुर एक रियासत थी छोटी सी, त्रिपुरा एक रियासत थी, और ये हिमाचल प्रदेश। मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश 3 ये हो गए, 6 हो गए। 6 होने के बाद अब 4 और कहाँ छुपे बैठे हैं, उनको अपने को निकालना है। तो मेरे ख्याल से ये भी 3 याद हो गए, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। ये सी श्रेणी में 3 ऐसे राज्य थे जो आज फुल फ्लैश राज्य हैं। उसके बाद जो है एक है ये कच्छ। तो ये जो सौराष्ट्र था ये बी श्रेणी का था, और ये कच्छ का जो प्रदेश था ये अलग था। एक ये छोटा सा यहाँ पे आता है हिमाचल प्रदेश के अंदर, बिलासपुर। दूसरा ये हो गया। 4 निकाल लें, 6 तो अपने पहले हो गए थे, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, मेरवाड़ा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा 6 हो गए थे। 4 और निकालने थे, 4 में से एक
कच्छ निकाल दिया, एक बिलासपुर निकाल दिया। और ये एक भोपाल, जो इस समय मध्य प्रदेश की राजधानी है, वो भोपाल उस समय मध्य प्रदेश में नहीं था, वो अलग था मध्य प्रदेश से और सी श्रेणी के राज्यों में आता था। तो ये 3 और हो गए, 9। अब एक और बचा हुआ है और वो है कूच बिहार। कौन सा है? कूच बिहार। तो इस तरह से अजमेर हो गया, भोपाल हो गया, बिलासपुर जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, कूच बिहार जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, जो जयपुर की जो राजमाता थी गायत्री देवी, वो मूल रूप से कूच बिहार की थी। ठीक है। और उसके बाद कुर्ग कर्नाटक में हो गया, दिल्ली हो गया, हिमाचल प्रदेश, कच्छ गुजरात में हो गया, मणिपुर और त्रिपुरा। मेरे ख्याल से ये 10 राज्य जो है आपको याद हो गए होंगे, और नहीं हुए हैं तो अभी बैठ के पॉज करके और एक बार इनको याद करने की कोशिश कर लो। डी, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो नियुक्त किया जाता था, प्रशासक। और डी श्रेणी में एक ही था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। डी श्रेणी में कितने राज्य थे? एक। तो कुल 9 ए श्रेणी के, 9 बी श्रेणी के और 10 जो है वो सी श्रेणी के, और एक था डी श्रेणी का। और जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो भाग है, अपन ने भाग पढ़े हैं अब, तो वो थोड़े चेंज हो गए हैं। तो जो भाग 6 था, उसमें ये ए श्रेणी के राज्यों के लिए व्यवस्था थी। 7 था, उसमें बी श्रेणी के राज्यों के लिए व्यवस्था थी। और पार्ट 8 में सी श्रेणी के राज्यों में कैसी शासन व्यवस्था होगी इसका उल्लेख था। इसमें बी श्रेणी के राज्यों में कैसी शासन व्यवस्था होगी। और भाग 9 जो है उसमें था कि डी श्रेणी के राज्यों में कैसी शासन व्यवस्था होगी। हालांकि 1956 में इन 4 कैटेगरीज को समाप्त कर दिया जाएगा। कब किया जाएगा? 1956 में। 1956 में 1 नवंबर 1956 को ये 4 श्रेणियां समाप्त हो जाएगी और 2 ही श्रेणियां रहेगी, एक ये और एक ये पूरा खाली हो जाएगा, 9वां भाग ब्लैंक हो जाएगा 1956 में, 7वां भाग भी ब्लैंक हो जाएगा और इनको यूनियन टेरिटरी नाम दे दिया जाएगा और इनको जो है वो स्टेट यानी राज्य नाम दिया जाएगा। भाग 6 में अब स्टेट है और भाग 8 में यूनियन टेरिटरी है वर्तमान संविधान में, और ये 2 खाली हो गए थे 1956 में। ये एक अलग बात है कि 1993 में जब 73वां संविधान संशोधन किया गया 73rd, तो उससे पंचायती राज वाला जो जोड़ना था, कहाँ जोड़ना था, तो ये 9वां खाली पड़ा था, इसलिए बाद में 9वें भाग में अब वर्तमान में हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट 9 में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में जो है वो प्रोविजंस हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक जो है वो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उसमें कुल मिला के कितने हो गए? 29 राज्य थे। टोटल कितने थे? 29। 9 और 9 18, 18 और 10 28, 28 और 1 29। तो 29 राज्य उस समय में थे। सभी 4 तरह के राज्य थे। 4 कैटेगरीज जो है वो राज्यों की बनाई गई थी। तो ये है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अब जो है दिक्कत ये है कि उसके बाद भी लोग संतुष्ट नहीं थे और भाषा के आधार पर राज्यों की मांग लगातार करते जा रहे थे। भाषा के आधार पर राज्यों की मांग चल रही थी और ये मांग सबसे ज्यादा जो है वो वैसे तो देश के विभिन्न कोनों में अलग अलग जगह, कहीं ज्यादा कहीं कम जो है ये डिमांड बढ़ रही थी, लेकिन ये डिमांड सबसे ज्यादा जो है वो मद्रास राज्य में चल रही थी। मद्रास राज्य जिसमें पहले वर्तमान का आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो है वो दोनों उसके अंतर्गत आते थे। तो यहाँ पे तमिल भाषी लोग भी रहते थे और तेलुगु भाषी लोग भी रहते थे, लेकिन यहाँ पे वर्चस्व तमिलों का ज्यादा था। तमिल भाषी लोगों का जो है वो डोमिनेट करते थे और इसलिए तेलुगु भाषी लोगों को ऐसा लगता था कि उनके हितों के साथ, उनके इंटरेस्ट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और इसलिए वो एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे। तो तेलुगु भाषी लोग जो है वो मद्रास राज्य से पृथक आंध्र राज्य की मांग कर रहे थे। आंदोलन भी हो रहे थे, लेकिन
केंद्र सरकार जो है वो टस से मस नहीं हो रही थी कि नहीं, उन्हें लग रहा था कि ये भाषा के आधार पर मांग रहे हैं कि तेलुगु भाषी जो क्षेत्र है उनसे आंध्र राज्य की स्थापना की जानी चाहिए। अगर एक की बात मान ली तो फिर सबकी बात माननी पड़ेगी। और इस तरह से तो भारत में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है, आप किस किस की बात मानोगे। इसलिए केंद्र सरकार ने उनकी मांग को रिजेक्ट कर दिया और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए यहाँ पे तेलुगु भाषी लोगों का आंदोलन उग्र हो गया और कांग्रेस के ही नेता थे जो इस आंदोलन का नेतृत्व भी कर रहे थे, पोटी श्री रामल्लू। ये भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं और 56 दिन की भूख हड़ताल करते हैं। तब तक 56 दिन ये भूखे रहते हैं और 56 दिन भूखे रहने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, भूख की वजह से ही, आमरण अनशन की वजह से। और जब इनकी मृत्यु होती है तो तेलुगु भाषी लोग और ज्यादा उग्र हो जाते हैं और यह आंदोलन और ज्यादा हिंसक हो जाता है। तोड़ फोड़, रेलवे की पटरियां उखाड़ना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, जो इस तरह से जो हथकंडे अपनाए जा सकते हैं आंदोलन, वो सारे हथकंडे अपनाए जाने लगे और फाइनली केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। और 1953 में आंध्र राज्य को जो है वो मान्यता दे दी। तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य हमारे देश का आंध्र है। पहले इसका नाम आंध्र था, बाद में इसका नाम आंध्र प्रदेश कर दिया गया। तो ये आंध्र राज्य जो है मान लिया गया। अब अगर ये थोड़े दिन पहले मान लेते तो पोटी श्री रामल्लू की मृत्यु नहीं होती, पर कई बार जो है सरकार की नींद बाद में उठती है। चलिए खैर, तो पोटी श्री रामल्लू का ये जो बलिदान था वो तेलुगु भाषी लोगों के काम आया और आंध्र ये तमिलनाडु से अलग हुआ। तमिलनाडु उस समय उसका नाम नहीं था, उस समय नाम था मद्रास राज्य। तो मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी लोगों को अलग किया गया और उसका नाम रखा गया आंध्र। तो और इस तरह से भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। अब एक जगह डिमांड मानोगे तो फिर चारों तरफ से मांग उठने लगेगी। अब जब आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बन ही गया है तो फिर दूसरे लोगों ने भी मांग करनी शुरू कर दी कि हमारे भी जो है भाषा के आधार पर राज्य बनना चाहिए, हमारा भी भाषा के आधार पर राज्य बनना चाहिए। तो इसलिए 1953 में ही सरकार को फजल अली आयोग, एक आयोग का गठन करना पड़ा। फजल अली आयोग कब गठन किया गया? 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। अब फजल अली आयोग जो है, इस आयोग में जो है 3 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष थे फजल अली और इसके सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू। तीसरे सदस्य थे के.एम. पणिकर। के.एम. पणिकर याद होगा, राजस्थान से जो संविधान सभा में सदस्य गए थे, याद है? याद करो, देखें, रिकॉल करो के.एम. पणिकर का राजस्थान से क्या संबंध है। और स्पेशली बीकानेर वालों, तुम्हें तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है 3 सदस्य थे, 3 सदस्यों का ये आयोग था। 1953 में इस आयोग का गठन किया गया था। 1955 में इस आयोग ने अपनी अनुशंसाएं दी। 1955 में अब इस आयोग को बनाया इसलिए गया था कि चूंकि एक तेलुगु भाषी लोगों की मांग मान ली है तो बाकी वालों की मांग भी माननी तो पड़ेगी। तो इसलिए ये पहले से पता था कि ये लिंग्विस्टिक बेस्ड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की डिमांड को स्वीकार करेगा और इसने किया भी ऐसा ही। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को किसने स्वीकार किया, तो आपका आंसर होगा फजल अली आयोग।
और इसके 3 सदस्य, फजल अली के अतिरिक्त जो 2 सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू, के एम पणिकर। 1953 में इस आयोग का गठन हुआ था और 2 साल लगे थे। 2 साल बाद 1955 में इसने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी। और फिर अपन देखेंगे कि 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1 नवंबर 1956 को ये जो है वो लागू हुआ। इसकी जो रिकमेंडेशंस थी उनको लागू किया गया था 1 नवंबर 1956 को। तो अब अपन देखें कि इस आयोग ने सबसे पहला तो इसने कहा कि चलो ठीक है, भाषा के आधार पर राज्य बना लो, लेकिन फिर भी इसने कहा कुछ चीजों का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। किन किन चीजों का ध्यान रखना है? इसने कहा देश की संप्रभुता, सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। देश की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी, संप्रभुता और सुरक्षा के साथ किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरा इसने कहा कि कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक होमोजेनिटी, यानी कि जो राज्य बने उसमें सांस्कृतिक और भाषाई एक रूपता रहनी चाहिए। सब लगभग एक जैसी सी कल्चर को मानने वाले लोग हों और एक जैसी भाषा बोलते हों। ये दूसरे वाली जो तर्क था उसमें सांस्कृतिक और भाषाई एक रूपता, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक होमोजेनिटी को जो है वो ध्यान में रखा जा सकता है। और इसके साथ ही इसने फिर कहा कि इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल जो डेवलपमेंट है वो सुनिश्चित होना चाहिए। ठीक है, प्रशासनिक जो सुविधा है वो बनी रहनी चाहिए और प्रशासन अच्छा होने के साथ साथ फाइनेंशियल और इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो कैसे, उसको प्रोत्साहन कैसे मिले राज्य बनाते समय, इस बात का भी ध्यान रखना। और तीसरी बात इसने कही, चौथी बात जो कही वो ये कही कि हमें जब भी हम देश के विकास के लिए या राज्य के विकास के लिए प्लानिंग करते हैं तो वो प्लानिंग बनाना आसान हो, जिससे कि ह्यूमन वेलफेयर या ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रोत्साहन मिल सके। ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रोत्साहन मिल सके, इसके लिए हम जो भी प्लानिंग करें वो प्लानिंग भले स्टेट के लिए बनानी हो और पूरे देश के लिए बनानी हो, तो वो बनाने में सहूलियत रहे, इस तरह का स्टेट जो है वो बनाना है। और इसके साथ ही इसने कहा कि राज्य जो है वो पहले जो 4 कैटेगरीज थी इनको समाप्त कर देना चाहिए और केवल 2 ही कैटेगरी रखो, एक तो फुल स्टेट और दूसरा यूनियन टेरिटरी। जो स्टेट होंगे उनको ऑटोनॉमी होगी और जो यूनियन टेरिटरी होगी वो केंद्र के, यूनियन के अंडर में होंगे, जहां केंद्र जो है सीधा डायरेक्ट रूल जो है वो कर सके। तो इस तरह से फजल अली आयोग ने जो है, और फिर इसके रिकमेंडेशन के आधार पर 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज जो है वो बनाई गई थी। तो अपन देखते हैं कि इसकी रिकमेंडेशंस जो है वो क्या थी। अभी अपन ने देखा है, एक बार आप वापस उसको जो है वो थोड़ा नोटिस कर लो। देखें, राज्यों के पुनर्गठन के समय एक तो है सॉवरेनिटी, ठीक है, एंड सिक्योरिटी, इनकी चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, सॉवरेनिटी लिखा नहीं है इन्होंने, जो है पीडीएफ बनाने वालों ने। स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिटी एंड सिक्योरिटी इन, सिक्योरिटी नहीं है, सॉवरेनिटी है एक, वो थोड़ा ध्यान रखें ड्यूरिंग द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। दूसरा है भाषाई और सांस्कृतिक एक रूपता, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी शुड बी मेंटेन्ड। फिर अगला है इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट जो है वो बना रहना चाहिए, वो होता रहना चाहिए। और उसके बाद जो है ये फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट जो सुनिश्चित होना चाहिए, और जनता के कल्याण के लिए राज्यों व संपूर्ण देश में आयोजन को बढ़ावा मिले। प्लानिंग एंड प्रमोशन, प्लानिंग शुड बी प्रोमोटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल इन स्टेट एज वेल एज द नेशन। पूरे देश के लिए प्लानिंग करनी हो या स्टेट के लिए करनी हो, क्यों करनी हो प्लानिंग? ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ठीक है, तो वो सहूलियत रहे उसके अंदर। और उसके बाद ये जो 4 श्रेणियां, 4 कैटेगरीज है, 4 फोल्ड
क्लासिफिकेशन ऑफ जो स्टेट्स है इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए और केवल दो श्रेणियां होनी चाहिए। दो श्रेणियां क्या होनी चाहिए? एक तो स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी। तो एक दो बार आपको ये रिवाइज करवा दिया है। सबसे पहला देश की संप्रभुता और सुरक्षा, उसके बाद सांस्कृतिक और भाषाई एक रूपता, और उसके बाद इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट एंड प्लानिंग एंड प्रमोशन। And four categories should be ended. There should be only two categories: states and union territory. मेरे ख्याल से 3 बार रिवीजन हो गया है आपको, और नहीं हो तो पॉज करके और एक बार बस मनन करें और पेज पे लिखने की कोशिश करें। देखिए, आप जितना ज़्यादा लिख लिख के पढ़ोगे उतना ही ये फ्रूटफुल होगा, और बिस्तर पे लेटे हुए या वैसे चेयर पे बैठ के फिल्मी वीडियो की तरह या एंटरटेनिंग वीडियो की तरह देखोगे तो इसका कोई फायदा नहीं होना है। आपने जो पैसे वेस्ट किए हैं वो वेस्ट ही किए, उनका यूज नहीं हो पाएगा। तो प्लीज बीच बीच में वीडियो को पॉज करें और जो भी मैं बोला हूं जितना समझ में आया है अपने हाथ से लिखें, और लिख कर पढ़ोगे तो आप बोर भी नहीं होगे। आप 4 घंटे क्या 6 घंटे वीडियो देख सकते हो, और अगर सीधे सीधे यूं देख रहे हो 15-20 मिनट में आप बोर हो जाओगे, और बीच में आपके व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आएगा, फेसबुक पे कोई पोस्ट देखने लग जाओगे, और एक बार इस वीडियो को छोड़ के और आप व्हाट्सएप या फेसबुक पे चले गए तो वापस नहीं आ सकते। व्हाट्सएप, फेसबुक और अपराध जगत की दुनिया जाने के रास्ते हैं, वापस आने के रास्ते नहीं है, ये ध्यान रखना। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बचो कि मैं जब भी ये स्टडी वाला वीडियो देख रहा हूं, इन बिटवीन भले कैसा ही मैसेज आए मैं उसको नहीं देखूंगा। ये आपके हाथ में, देख लेना। देखें, हम तो समझा सकते हैं, और वैसे ही मारवाड़ी में कहावत है कि मारी बड़ामन फड़ा खुदी, यानी हमारी जो भलामन है, आपको ये जो सजेशंस हैं वो ज्यादा याद तो रहेंगे नहीं आपको। मारी भलामन फला होती, वैसे समझ में नहीं आया होगा कई लोगों को, तो मैं समझा दूं कि लड़की की जब शादी होती है और लड़की नई नई जब ससुराल जाती है तो उसकी मम्मी उसको बहुत सारी सजेशंस दे के भेजती है कि बेटा वहां जाके ये करना, वो करना, ऐसे करना, इस बात का ध्यान रखना, उस बात का ध्यान रखना। लेकिन वो सारे सजेशंस जिस घर से वो विदा होती है उस घर के मेन गेट तक ही उसके साथ चलते हैं, आगे तो वो खुद ही मानती है। तो वैसे के वैसे हमें पता तो है कि हम जो भी सजेशन दे रहे हैं तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम इस कान से सुनोगे, इस कान से निकाल दोगे। पर फिर भी 100, 200, 300 लोगों में से कम एक आधा व्यक्ति तो हमारे सजेशन को मानेगा, इस उम्मीद में हम सजेशन दे देते हैं, अपने आप को रोक नहीं पाते। करना पता तो है कि तुम कितना मानोगे। तो यही है कि लिख लिख के पढ़ो, जितना ज्यादा लिख के पढ़ोगे, और हर 15 दिन में आपका एक रफ रजिस्टर भर जाना चाहिए, और वो नहीं भर रहा है तो 1 महीने में तो भर ही जाना चाहिए, और वो भी नहीं भर रहा है तो इसका मतलब तुम्हारी पढ़ाई सही नहीं चल रही है। और अभी से लिखने की ये करोगे तो इससे लॉन्ग टर्म में राइटिंग स्किल इंप्रूव होगी आपकी, और तुम्हारे पास भले कितना ही नॉलेज है, एग्जामिनर के पास तो तुम्हारी कॉपी जाएगी, तुम नहीं जाओगे। और ज्ञान होना अलग चीज है और उसको अभिव्यक्त करना अलग चीज है। राउंड सर्किल क्या होता है मुझे बहुत अच्छे से पता है, तुम्हें भी पता है, लेकिन उसको बनाना हो, देखिए यार राउंड है, गोल है, नहीं है, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। तो चीज जानना अलग चीज है, उसे अभिव्यक्त करना अलग चीज है। इसलिए आपको नॉलेज भले ही कितना ही है, उसको शब्दों में कैसे एक्सप्रेस करते हो, ये राइटिंग स्किल, लेखन शैली, और ये एग्जाम पूरा का पूरा राइटिंग स्किल पर डिपेंड है। तो इसलिए प्लीज आप अपनी राइटिंग स्किल को जो है वो अच्छी करें, और इसके लिए है कि ज्यादा से ज्यादा लिखें, और आप केवल स्टाइल में वीडियो नहीं देखें। तो अपन ने ये फजल अली आयोग की रिकमेंडेशंस देखी है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद हो गई होगी। और अब अपन नेक्स्ट देखते हैं ये जो 14 राज्य कौन से थे और 6 यूनियन टेरिटरी जो है वो कौन सी थी। और वैसे भी अगर मैं कहूँ 14 राज्य, तो एग्जैक्टली 9 राज्य तो वही होंगे जो पहले ए श्रेणी के राज्य थे, और वो 9 मैंने याद करवाए थे।
और नए 5 राज्य कौन से बने हैं जो फुल स्टेट में बने? 9 तो वो पुराने वाले थे, अब 5 और देखने हैं। ठीक है, तो पहले मैं मैप में दिखा देता हूं कि वो 14 राज्य जो है वो कौन से थे। 1 मिनट देखें। अच्छा, ये आगे लिस्ट आ गई है, इसमें मैं बताता हूँ। तो वो 9 राज्य तो थे ही थे। ये आसाम था 1, बिहार था 2, पश्चिम बंगाल था 3, उड़ीसा 4 था, 5, मध्य प्रदेश 6, मद्रास 7, बॉम्बे 8 और पंजाब 9। ये 9 तो वो थे ही थे। अब 5 और नए कौन से बने? तो अब जो जम्मू कश्मीर पहले रियासत था, इसलिए 20 श्रेणी में था, तो ये 9 के बाद 10वां राज्य तो ये बन गया। और जो पेप्सू था इसके नीचे, वो इसमें मिला दिया गया। राजस्थान 20 श्रेणी का था, इसलिए एक ये बन गया, 11 हो गए राज्य। अब जो है बीच में 1953 में एक राज्य जो अपन ने देखा कि मद्रास से अलग बना दिया था, आंध्र प्रदेश, तो ये हो गया 12 आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब उसके बाद जो ये मैसूर रियासत जो थी, पहले मैसूर, वो मैसूर ये हैदराबाद रियासत जो है ये 20 श्रेणी का राज्य था। इसको और यहाँ से जो आंध्र बना था, दोनों को मिला के और अलग राज्य बना दिया। और ये जो मैसूर रियासत थी, इसको बना दिया, ये 13 हो गए। और एक ये केरला नया राज्य बना दिया 14। केरला उस समय जो है वो उसमें नहीं था। ये त्रावणकोर रियासत थी, थोड़ी ऊपर का हिस्सा था, इस सबको मिला के जो है वो 14 राज्य हो गए, 14। तो 5 नए कौन कौन से जुड़े? जम्मू कश्मीर, राजस्थान 2, और तीसरा जो है ये हैदराबाद, और चौथा जो है वो ये केरला, और ये मैसूर जो कर्नाटक बना। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला, ये 3 तो ये साउथ वाले, ये तीनों नए बने थे जो 1950 में नहीं थे, और 2 ये हो गए, आपने याद रखना हो तो वैसे। तो इस तरह से ये 14 राज्य हो गए, 14 राज्य हो गए। और 6 यूनियन टेरिटरी थी। तो 6 यूनियन टेरिटरी बिल्कुल सिंपल। एक तो ये दिल्ली, एक ये 3 मैंने वो बताए थे सी श्रेणी के राज्यों में, जो पहले सी श्रेणी के थे और अब फुल फ्लैश राज्य बन गए हैं। तो मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश, ये अब वर्तमान में पूरे राज्य बन गए हैं। पहले ये यूनियन टेरिटरी थी, और ये हो गए 6। अब वैसे याद रखना हो तो एक इधर, एक इधर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दिल्ली, 3 तो ये हो गए। और 3 ये पिछले दफा भी याद करवाए थे, मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। 6 यूनियन टेरिटरी थी। तो इस तरह से 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज ये बनाई गई थी। और ये 7वां संविधान संशोधन था। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था? 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है, उससे ये 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी जो है वो बनी थी। हालांकि जो फजल अली आयोग था, उसने तो थोड़ी अलग ही रिकमेंडेशन दी थी राज्यों के लिए। तेलंगाना को उस समय फजल अली आयोग ने कह दिया था कि तेलंगाना अलग राज्य जो है वो बनना चाहिए, लेकिन सरकार ने तेलंगाना को उस समय अलग नहीं किया था और आंध्र प्रदेश के साथ ही रखा था। लेकिन बाद में जाके तेलंगाना को फिर जो है वो बनाया गया था। तो ये बन गई थी। ये इस तरह से जो है 1956, 1 नवंबर 1956 को ये हुआ था। और इसलिए राजस्थान में जब आप पढ़ते हैं तो ये अजमेर मेरवाड़ा पहले अलग था राजस्थान से, तो 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में शामिल कर दिया गया। और यहाँ पे पहले जो राज प्रमुख का पद था, उस राज प्रमुख के पद को समाप्त करके और यहाँ पे राज्यपाल जो है वो आ गया, क्योंकि ये फुल फ्लैश राज्य जो है वो बन गया था। तो ये थे 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज। अब जो है अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये जैसे कि आ रहे हैं आपके मैप में, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। ये जंप इसलिए कर रहा है ताकि ये अच्छे से याद हो जाए। ये तीनों यूनियन टेरिटरी थे, और यूनियन टेरिटरी से पहले ये तीनों सी श्रेणी के राज्य थे। ठीक है, ये भी तीनों, और दिल्ली भी सी श्रेणी का राज्य था, और ये अंडमान निकोबार डी श्रेणी का राज्य जो है वो था। ठीक है, अब जो है, अब आते हैं अपने कि अब जब ये बन गए इतने सारे राज्य, लेकिन अब भी डिमांड जो है फिर भी रुक नहीं रही थी, और भी अलग अलग जगह से आवाजें आ रही थी कि हमारे लिए भी अलग राज्य बनाओ, हमारे लिए भी अलग राज्य बनाओ।
और वो जो डिमांड है वो सबसे 1956 के बाद सबसे पहली जो मांग मानी गई थी। अपन देखेंगे कि सबसे अब उस समय तक क्या है कि ये गुजरात अलग राज्य नहीं था। पहले गुजरात और महाराष्ट्र ये पूरा बॉम्बे प्रांत के अंतर्गत ही आता था। तो इसलिए जो है अब ये इसको अलग करने की जो है वो घोषणा की गई 1960 में। 1960 में जो है वो गुजरात को, अब हुआ क्या कि पहले ये एक ही था और इसका नाम था बॉम्बे प्रांत, महाराष्ट्र भी नाम नहीं था। तो अब इसलिए गुजराती बोलने वाले लोग डिमांड कर रहे थे कि हमारे, ये मराठी बोल रहे थे यहाँ पे, यहाँ गुजराती बोल रहे थे, तो इसलिए ये गुजरात अलग कर दिया गया महाराष्ट्र से। और मराठी भाषी जो लोग थे उनका ये अलग राज्य बनाया गया महाराष्ट्र, और इस बॉम्बे का नाम महाराष्ट्र जो है वो कर दिया गया। अब बॉम्बे को लेके फिर विवाद हुआ था। तो जो बॉम्बे सिटी है, केंद्र सरकार का मानना था कि बॉम्बे जो है भारत की इकोनॉमिक कैपिटल है, आर्थिक राजधानी है, और इसलिए बॉम्बे को यूनियन टेरिटरी, जिस तरह से दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बनाया क्योंकि देश की राजधानी है इसलिए ये यूनियन टेरिटरी होनी चाहिए, वैसे कि वैसे चूंकि ये इकोनॉमिक कैपिटल है इसलिए इसको भी यूनियन टेरिटरी बनाने का विचार था। लेकिन महाराष्ट्र के लोग अड़ गए, आमची मुंबई, ठीक है, और कि किसी भी कीमत पर मुंबई जो है वो महाराष्ट्र से अलग नहीं हो सकती, और नया जो राज्य बना है महाराष्ट्र, इसकी राजधानी तो मुंबई ही होगी। और आंदोलन इतना तेज हुआ कि महाराष्ट्र से कांग्रेस के जितने भी नेता थे उन सब ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया कि अगर बॉम्बे को यूनियन टेरिटरी बनाया तो कांग्रेस महाराष्ट्र में घुसने के बारे में सोच नहीं है। और फिर अंततः सरकार को झुकना पड़ा और बॉम्बे को यूनियन टेरिटरी बनाने का जो निर्णय है उसको ठंडे बस्ते में डाल के और बॉम्बे को महाराष्ट्र की राजधानी घोषित किया गया। तो ये था 1960 में। 1960 बॉम्बे से पृथक गुजरात एक राज्य बनाया गया और बॉम्बे का नाम जो है वो क्या कर दिया गया, महाराष्ट्र कर दिया गया, और बॉम्बे को महाराष्ट्र की कैपिटल बना दिया गया। अब उसके बाद जो दूसरा बदलाव जो है वो आएगा, वो अपन पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा जो बदलाव है जो कि 1961 में दादर और नगर हवेली, ठीक है, 10वां संविधान संशोधन अपने पढ़ा था, उसके द्वारा जो है वो 1961 में दादर और नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया और यूनियन टेरिटरी जो है वो बना दिया। तब यूनियन टेरिटरी जो पहले 6 थी कितनी हो गई, 7 हो गई। और उसके बाद अगले तीनों आपको पता ही है, गोवा दमन दीव को दूसरी यूनियन टेरिटरी एक और बना दिया 1962 में, और पुदुचेरी को जो है वो यूनियन टेरिटरी बना दिया 1962 में ही। तो ये 3 यूनियन टेरिटरी और बन गई, दादर नगर हवेली, गोवा दमन दीव, ये तीनों को मिला के एक ही यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। और जो है वो पौंडीचेरी को, तो ये 3 हो गई, 6 पहले थी, 9 यूनियन टेरिटरी हो गई। और उसके बाद ये जो असम है, तो असम में जो है वो नागा हिल्स और तियनसिन प्रांत, इनको मिला के जो है वो बना दिया गया। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य बनाया गया। तो नागालैंड किससे अलग किया गया था, नागालैंड जो है वो ये नागालैंड है, और 1 दिसंबर 1963 को असम का हिस्सा था। मणिपुर और त्रिपुरा पहले भी प्रिंसली स्टेट थे, शुरू से असम से अलग थे, ध्यान रखना। बाकी मिजोरम जो है वो असम का भाग था, और ये बाकी सारे क्षेत्र जो है वो असम में ही आते थे। त्रिपुरा अलग था और मणिपुर अलग था। ये पहले सी श्रेणी के राज्य थे, बाद में यूनियन टेरिटरी बन गए, और बाद में पूर्ण राज्य जो है वो बन गए। तो नागालैंड असम से अलग होने वाला पहला, नागा जनजाति के जो लोग थे, नागा ट्राइब्स जो थे, वो अलग राज्य की मांग कर रहे थे, इसलिए नागा ट्राइब्स जहां जहां पे रहती है उसको नागालैंड जो है वो बना दिया गया। उसके बाद जो है 1966 में 1966 में ये जो पंजाब है पंजाब, जैसे कि अपन ने ये देखा, ठीक है, ये बहुत सारे हिस्से जो है ये पंजाब में थे। वर्तमान हरियाणा है, इसके पूरा का पूरा पंजाब का हिस्सा था। हिमाचल प्रदेश है, इसके भी पूरा ये पहाड़ी जो एरिया था ये पंजाब का हिस्सा था। और पंजाबी
भाषी जो लोग हैं वो अलग राज्य की मांग कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये हिंदी भाषी हमसे दूर करो, इन हिंदी भाषियों के साथ हमारी नहीं बैठती। तो हरियाणा वालों ने कहा हमारे भी ऐसे तुम्हारे साथ रहने का ज्यादा शौक नहीं है, ले जाओ तुम्हारे, हमारी भी हरियाणवी अलग ही भाषा है। तो इस वजह से 1966 में जो है वो हिंदी भाषी जो क्षेत्र थे, ये नीचे के हिंदी भाषी जो क्षेत्र थे, इनसे हरियाणा बना दिया गया। अब ऊपर वाले जो हिमाचल के जो प्रदेश के जो क्षेत्र थे, इनका क्या करें, वो भी हिंदी भाषी थे। उधर उन्होंने इधर यूं हरियाणवी लोगों की तरफ देखा तो उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, हमें इधर तो मत भेजो हरियाणवियों के साथ, हम भी थोड़े अक्खड़ ज्यादा ही है ये, और ये पहाड़ी लोग सीधे साधे लोग थे, इसलिए इनको हिमाचल में मिला दिया गया। हिमाचल यूटी है, हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी है, इसलिए जो है ये हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया इनको, और ये केवल जहां जहां पंजाबी भाषा चलती है उसका एक पंजाब राज्य बना दिया गया। जो ये नीचे वाले मैदानी क्षेत्र वाले जो हिंदी भाषी थे, इनका हरियाणा बना दिया। चंडीगढ़ के लिए दोनों लड़ने लगे कि चंडीगढ़ जो है वो कि हमारे में होना चाहिए, वो कि हमारे में होना चाहिए, हमारा अधिकार है, वो कि हमारा अधिकार है। इसलिए दोनों के झगड़े को समाप्त करने के लिए चंडीगढ़ को जो है वो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। चंडीगढ़ को क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो अब एक यूनियन टेरिटरी अस्तित्व में आ गई और एक नया राज्य और आ गया अस्तित्व में। अब उसके बाद जो है, अब जब हिमाचल प्रदेश पहले छोटा सा था, ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है वो पहले छोटा सा था, और छोटा सा था इसलिए ये यूनियन टेरिटरी था। पर अब जब पंजाबी भाषी लोगों को अलग किया और इन हिंदी भाषी क्षेत्रों को जो है ये वाले जो क्षेत्र थे इनको मिला दिया, तो हिमाचल प्रदेश ने कहा अब मैं बड़ा हो गया हूं, पहले छोटा था, इसलिए अब मेरा भी घर बसाओ, ठीक है, यानी मेरी भी विधानसभा होनी चाहिए, हमारे भी मुख्यमंत्री होना चाहिए, राज्यपाल होना चाहिए, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया। तो इस वजह से अगली मांग जो है वो मानी जाएगी, हिमाचल प्रदेश को अपग्रेड किया जाएगा यूनियन टेरिटरी से, इसे स्टेट बना दिया जाएगा। लेकिन ये होने में 5 साल लगेंगे। कितने? तो हरियाणा के बाद इसी का परिणाम था, ये दोनों जुड़े, पहले हरियाणा और उसके बाद हिमाचल प्रदेश जो है वो बनेगा अगला। तो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, क्योंकि अब इसका क्षेत्रफल थोड़ा ज्यादा हो गया था। अब आप सोचो कि पहले हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा ये ठेठ से साथ चले आ रहे थे। पहले ये शीर्ष श्रेणी के राज्य थे, बाद में 1956 में ये यूनियन टेरिटरी बने। और अब जब 3 दोस्त है, शुरू से साथ साथ रह रहे हैं, एक की शादी होती है तो दूसरे वाले भी घर वालों को कहते हैं भाई हमने क्या बिगाड़ा है, हमारी भी करा दो, हमारे भी ले आओ एक विधानसभा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। तो अब ये दोनों डिमांड करने लग गए। तो इसलिए अगली जो बारी है, 1 साल बाद ही 1972 में ही मणिपुर और त्रिपुरा ये ठेठ से साथ रहे हुए हैं, इन दोनों को भी राज्य बनाने की बातें चली। अब इन दोनों को राज्य बनाने की बात चल रही थी, तो यहां से ये जो मेघालय है ना, ये कब से जिद किए हुए बैठा था, ये कि मुझे तो असम के साथ नहीं रहना, मुझे असम के साथ नहीं रहना, हमारे तो अलग राज्य बनाओ, अलग राज्य बनाओ, अलग राज्य बनाओ। तो 22वें संविधान संशोधन के तहत जो 22 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसमें एक नई व्यवस्था की गई। 22वां जो संशोधन था, पहली बार एक राज्य के अंदर उप राज्य बनाया गया था, सब स्टेट। किसको? मेघालय को। मेघालय पहले असम का हिस्सा था, फिर इन्होंने कहा कि नहीं हमारे अलग 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 होने चाहिए, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके कि एक राज्य, वैसे तो असम का हिस्सा रहेगा मेघालय, लेकिन मेघालय की अपनी अलग से एक विधानसभा होगी और मुख्यमंत्री होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी पूरी। तो अब असम में 2 विधानसभाएं थी, एक बाकी असम की और एक मेघालय क्षेत्र की। 2 मुख्यमंत्री थे, 2 मंत्री परिषद थी।
और असम इससे मान असम के मार तो पूर्वज न्यारो बहनो मारवाड़ी में कहावत है, जब शादी होती है तो बहुओं के आपस में बनती नहीं है, फिर वो बहुएं अपने हस्बैंड को कहती है मार तुम न्यारो बहनो, यानी मुझे तो अलग होना, मैं नहीं रहूंगा। तो गांवों में नॉर्मली क्या होता है कि जल्दी से अलग करते नहीं, क्योंकि लेडीज का झंझट होता है, तो कहते हैं एक काम करो, चूल्हे अलग कर देते हैं, तुम तुम्हारी रोटी बना खाओ, तुम तुम्हारी रोटी बना खाओ, खेती बाड़ी साथ में रहेगी। तो भाई भाई खेती बाड़ी साथ करेंगे, लेकिन चूंकि लेडीज के नहीं बनती है तो उनके चूल्हे अलग कर देते हैं। तो पहली सफलता में महिलाएं खुश तो बहुत होती है कि यस अलग करवा दिया, लेकिन थोड़े दिनों बाद देखते हैं कि भाई भाई तो फिर भी साथ ही रहते हैं, ऐसे ही ठाके लगा के बातें कर रहे हैं, साथ में खेत में काम कर रहे हैं, अपन अपनी क्यों अलग अलग ऐसे मुंह चढ़ा चढ़ा के घूम रही है। फिर उनसे वो बर्दाश्त नहीं होता है, तो फिर उनका नेक्स्ट डायलॉग, पहला तो डायलॉग होता है न्यारो अलग कर दिया चूल्हा, अब फिर उनका डायलॉग होता है मार तो पूरी न्यारो कंप्लीट, किसी तरह खेती बाड़ी कुछ भी साथ नहीं रहे, सब कुछ हमारा तो खेती बांट के दो अलग से। और फिर हस्बैंड को रात दिन कुछ नहीं करती रहती है, तो अंत तक घर वाले मान नहीं जाते। तो सेम ऐसी स्टोरी जो है मेघालय पहले के भाई न्यारो तो गले भाई तेरे अलग कर देते हैं, विधानसभा अलग कर देते हैं, मंत्री परिषद अलग कर देते हैं। तो मेघालय पहले ठीक है साहब कर दो, फिर मेघालय ने देखा मार तो पूरा ही न्यारो कंप्लीटली, असम से किसी तरह का लिंक नहीं रखना है। और फिर ये दो बारातें चढ़ी हुई थी मणिपुर और त्रिपुरा की, इसके साथ मेघालय भी कर दिया। तो इस तरह से 1972 में भारत के नक्शे में 3 नए राज्य आ गए, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। सबसे पहले इसमें नंबर मणिपुर का है, ये भी क्रम से ध्यान रखना है, मणिपुर पहले है, त्रिपुरा बाद में है और मेघालय सबसे बाद में है। तो ये 3 नए राज्य जो है वो और आ गए। अब जब ये 3 नए राज्य आएंगे तो यहां पे ये जो क्षेत्र आसाम का क्षेत्र है, जिसे पहले नेफा के बोलते थे, ये और ये मिजोरम, इन्होंने कहा जब हमारे पास देखते ही देखते मणिपुर को यूनियन टेरिटरी से राज्य बना दिया, इसको भी बना दिया, ये भी राज्य बन गया, और नागालैंड तो और भी पहले मान लिया था, हमने क्या बिगाड़ा है, हमें भी बनाओ। तो ना 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 नहीं 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 नहीं, तुम्हें राज्य कुछ तो बनाओ, हमें भी तो कुछ बनाओ। तो इन दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो 2 यूनियन टेरिटरी बनी, जो है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश बनाया। ये सब घटनाक्रम जो है 1972 में हुआ। तो 1972 में 3 नए राज्य बने, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, जो पहले असम के हिस्से थे, असम से अलग करके, मणिपुर और त्रिपुरा तो पहले से ही यूनियन टेरिटरी थे, और मेघालय पहले सब स्टेट था, और ये 2 असम के हिस्से थे जिन्हें असम से अलग करके यूनियन टेरिटरी जो है वो बना दिया। अब यूनियन टेरिटरी बनने से इनके सपने पूरे नहीं हुए, इनको तो राज्य बनना था। फिर किसी ने कहा अरे देख, जन्मते ही किसी की शादी थोड़ी करते, ये थोड़े बड़े तो जाओ, उसके बाद तुम्हारे भी कर देंगे। तो बड़े इन्होंने देखा, अच्छा मणिपुर और त्रिपुरा यूनियन टेरिटरी कब बने थे? मणिपुर और त्रिपुरा अपन ने देखा 1956 में बने थे, पहले सी श्रेणी के राज्य थे। 1956 में जो यूनियन टेरिटरी बने थे। 1956 से लेके 1972 में ये राज्य बन गए। कितने साल हो गए? 16 साल, 16 वर्ष बाद। देख लो गैप जो है 16 वर्ष का है। अब ये इंतजार करने लगे कि अपन भी जिस दिन 16 साल के होंगे अपन भी डिमांड करेंगे। और एग्जैक्टली 16 साल तो क्या, इनको 16 साल ही नहीं होने दिया, 15 साल में ही जो है ये बन गए, इनकी भी शादी हो गई। तो आगे इनके बारे में अपन देखेंगे। तो ये दोनों याद रखना, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम इस समय यूनियन टेरिटरी। तो ये नॉर्थ ईस्ट का पूरा नक्शा जो है 1972 में चेंज हो गया था। अब जो है उसके बाद जो है 75, वैसे सिक्किम अपन ने पढ़ ही लिया है कि 1975 में सिक्किम को, पहले 3500 पिछली क्लास में पढ़ा था सिक्किम के बारे में।
35वां कॉन्स्टिट्यूशन 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974 में किया गया था और उसमें सहायक राज्य बनाया गया था। और 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 75 में किया गया था रेफरेंडम के बाद में, और सिक्किम को पूरी तरह से भारत में मिला के और सिक्किम को भी एक राज्य जो है वो बना दिया था। तो ये सिक्किम, और सिक्किम के बाद अब जो है 1987, यानी कि ये इंतजार कर रहे हैं मिजोरम अरुणाचल प्रदेश, दोनों इंतजार कर रहे हैं कि अपन कब 15 साल के हो जाएं और अपनी भी जो है वो बारात चढ़ जाए और अपन भी राज्य बन जाए। और ये था ठीक 15 साल बाद, 72 में ये यूनियन टेरिटरी बने थे और 15 साल बाद ही जो है ये इनको भी राज्य बना दिया गया। तो इसमें मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की जब बारात चढ़ रही थी तो गोवा पीछे से चिल्ला रहा था कि इनको तो भी 15-15 साल हुए हैं और इनकी बारातें चढ़ा रहे हो, इनको राज्य बना रहे हो, मैं 25 साल का हो गया हूँ, क्या बूढ़ा करोगे मुझे भी कुछ तो बना दो। तो इसलिए गोवा कब बना था यूनियन टेरिटरी? 1962 में। ये कब बने थे? 1972 में। ठीक है, तो अब तक यूनियन टेरिटरी के रूप में ये 15 साल के हो चुके थे और गोवा 25 साल का, तो इसलिए गोवा को भी साथ में ले लिया। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये तीन जो है वो यूनियन टेरिटरी बने 1987 में। और उसके बाद वाली जो है घटनाएं वो तो आपके जन्म के बाद हुई है, इसलिए आपको पता ही होगी, उनमें ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर सन 2000 में जो आपके जन्म के बाद, इसमें भी क्रम आपको याद रखना है कि सबसे पहला ये मध्य प्रदेश जो है वो बहुत बड़ा था, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इतना बड़ा था, इसलिए इससे अलग करके छत्तीसगढ़ जो है वो अलग कर दिया गया। पहले छत्तीसगढ़ को किया, फिर ये जो उत्तर प्रदेश है ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक था, तो ये उत्तर प्रदेश का जो पहाड़ी हिस्सा था और ये मैदानी हिस्सा था, इनको लगता था पहाड़ी हिस्से के लोगों को कि यहाँ की जो सरकार है जो भी पॉलिसी बनाती है मैदानी भाग को ध्यान में रखकर ही बनाती है, इसलिए हमारे हित पूरे नहीं होते हैं, इसलिए ये उत्तराखंड जो है वो बन गया। पहले इसका नाम उत्तरांचल था, बाद में 2006 में इसका नाम उत्तरांचल से चेंज करके उत्तराखंड कर दिया गया। और फिर ये जो बिहार है, इस बिहार के ये नीचे वाले जो जनजाति आदिवासी जो क्षेत्र था, बेल्ट था, उसको झारखंड नाम से बना दिया गया। तो ये तीन, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड। ठीक है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से लिया गया, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से लिया गया, झारखंड बिहार से लिया गया। तो इस तरह से जो है ये हो गए। और उसके बाद तेलंगाना आपको पता ही है, 2014 में आंध्र प्रदेश से पृथक करके तेलंगाना को बनाया गया। और उसके बाद ये 2019 में जम्मू कश्मीर जो कि एक राज्य था, ये जम्मू कश्मीर जो राज्य था इसको दो यूनियन टेरिटरी में जो है वो बना दिया गया। ये लद्दाख है, लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बनाया और दूसरी यूनियन टेरिटरी जो है जो जम्मू कश्मीर को बनाया गया। जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा का प्रोविजन रखा गया है, तो ये जो भी यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली हो गया और पुदुचेरी हो गया और ये जम्मू कश्मीर, ये तीन जो यूनियन टेरिटरी है इनमें विधानसभा होगी और यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा और मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का गठन जो है वो किया जाएगा। और अभी जो है इसी साल 26 जनवरी को पहले दमन दीव और दादर नगर हवेली, ये दो यूनियन टेरिटरी अलग अलग थी, तो उनको भी मिक्स करके एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। पहले अपन ने देखा था कि दमन और दीव और दादर नगर हवेली ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, इनको मिक्स मिला के एक यूनियन टेरिटरी बना दिया है। तो पहले आपने जो पढ़ी थी वो 7 यूनियन टेरिटरी पढ़ी थी, 7 के बाद ये 2 यूनियन टेरिटरी और जुड़ गई, 9 हो गई, 9 में से अब वापस 2 मर्ज हो गई है, तो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और 28 देश हैं। अब ये 28 कैसे हुए हैं देखते हैं। देखिए, मूल रूप से अपन ने देखा कि 14 स्टेट जो है वो थे 1956 में, 14 के बाद गुजरात जो है वो 15वां राज्य बना, गुजरात के बाद जो है ये नागालैंड जो है ये 16वां राज्य था, उसके बाद जो है पंजाब से पृथक करके हरियाणा को जो है वो 17वां राज्य बनाया गया और हिमाचल प्रदेश जो है वो 18वां राज्य था। उसके बाद मणिपुर 19, त्रिपुरा 20, मेघालय 21 ये राज्य बन गए और उसके बाद सिक्किम जो है वो 22वां राज्य बन गया। उसके बाद मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा ये 23, 24 और ये 25 हो गए। 25 के बाद छत्तीसगढ़,
उत्तरांचल और झारखंड 25 हो गए, ये 26, ये 27 और ये 28, और उसके बाद तेलंगाना जो है वो 29 राज्य हो गए। 29 में से जम्मू कश्मीर वापस कम हो गया, इसलिए वर्तमान में 28 राज्य हैं। और यूनियन टेरिटरी पहले 6 थी, 6 के बाद ये एक दादर नगर हवेली बन गई 7, गोवा दमन दीव 8, पौंडीचेरी 9 हो गई थी ये जो है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आएंगे अपन, और एक ये चंडीगढ़ को जो है वो 10वीं यूनियन टेरिटरी जो है वो बन गई थी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश जो यूनियन टेरिटरी थी, और मणिपुर और त्रिपुरा, ये 3 वापस कम हो गई, इसलिए 7 रह गई थी। ठीक है, और 7 रह गई थी, तो उसके बाद जो है वापस ये 2 नई यूनियन टेरिटरी बन गई, और इसलिए वापस ये 9 हो गई थी। और 9 होने के बाद ये जो 2 है, ये यूनियन टेरिटरी वापस कम हो गई, तो 7 बच गई। गोवा दमन दीव थी, तो उसमें से गोवा एक निकल गया था, दमन दीव जो है वो बाद में रह गया था। तो 7 यूनियन टेरिटरी, और 7 में से ये 2 और जुड़ गई, तो 9 हो गई। और 9 में से दमन दीव और दादर नगर हवेली वापस मिला दी, तो 8 यूनियन टेरिटरी। तो ये पूरा आज अपन ने यात्रा की है कि राज्यों का पुनर्गठन जो है वो किस तरह से हुआ था, किस किस तरह से हमारे राज्य बने थे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये याद करवाने के हिसाब से मैंने आप लोगों को जो है वो पढ़ाया है, और आपको याद हुए भी होंगे। और इसके बाद अब कुछ चीजें हैं कि जो नाम चेंज किए गए, राज्यों के नाम। मैं शहरों के नाम पे अपन नहीं जाएंगे, क्योंकि शहरों के नाम तो बहुत सारे चेंज कर दिए, ज्यादा हो गए हैं। राज्यों के या यूनियन टेरिटरीज के जो नाम चेंज किए हैं, वो थोड़ा सा हल्का से डिस्कशन जो है वो कर लेते हैं अपन। उसके बाद अब क्लास पूरी होने वाली है, तो प्लीज लास्ट में पेशेंस को खोना मत। तो संयुक्त यूनाइटेड प्रोविंस, पहले नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस, जिसका नाम रख दिया गया उत्तर प्रदेश 1950 में ही। उसके बाद जो मद्रास प्रांत था, यानी जिसे हम तमिलनाडु नाम दिया गया 1969 में। कब दिया गया? 1969 में मद्रास प्रांत को तमिलनाडु दे दिया, क्योंकि वैसे ही अब तक जो है तेलुगु भाषी लोग अलग हो गए थे, और तमिल लोग ही थे यहाँ पे, इसलिए इसका नाम तमिलनाडु। और जो मैसूर रियासत थी, 20 श्रेणी का राज्य था, और बाद में जो है राज्य बना था मैसूर राज्य, बाद में भी इसका नाम मैसूर ही रखा था, लेकिन बाद में चूंकि यहाँ कन्नड़ बोलने वाले लोग हैं, इसलिए इसका नाम 1973 में जो है इसका नाम कर्नाटक कर दिया गया। मैसूर का नाम कर्नाटक। लक्षद्वीप, मिनिकोय, अमिनी दीवी, तो ये द्वीप श्रृंखला है, और इनके ये नाम थे। और इन सब नामों को 73 में ही तो कर्नाटक और लक्षद्वीप, इनके नाम जो है साथ में चेंज किए, और इसका नाम रख दिया गया लक्षद्वीप। 1992 में यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, पहले चूंकि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, अब भी है हालांकि, तो इसका नाम यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली रखा गया था पहले, लेकिन 1992 में इसका नाम चेंज करके कि ये केवल यूनियन टेरिटरी नहीं, यूनियन टेरिटरी तो अब और भी बहुत सारी है, ये नेशनल कैपिटल भी है, और नेशनल कैपिटल एक ही इज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। अब इसका नाम क्या है? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। उसके बाद 2006 में उत्तरांचल, जो पहले उत्तरांचल नाम था, उसके बाद इसका नाम उत्तराखंड रख दिया, ताकि शॉर्ट में जब ये लिखे तो यूके लिख सके अपने आप को, उत्तराखंड। ठीक है, कोई एमबीबीएस करके आए और कहे कि मैं यूके से करके आया हूँ, तो जरूरी नहीं वो ब्रिटेन से, हो सकता है उत्तराखंड से करके आया हो। पौंडीचेरी नाम जो था, इसका नाम 2006 में ये दोनों नाम चेंज किए थे, पुदुचेरी कर दिया गया, और 2011 में उड़ीसा का नाम ओडिशा जो है वो कर दिया गया। तो इस तरह से ये थे नाम जो चेंज किए गए। हाँ, तो इस तरह से हमने देखा कि इतने सारे राज्य जो है वो लगातार बनते गए हैं। मूल संविधान में कितने राज्य थे, और यहाँ तक इतने जो है अब इतने 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी रह गए हैं। और प्लीज आप लोग पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, ईमानदारी से पढ़ते रहिए। ये कितनी बार याद दिलाएं आपको, आपका भविष्य है, आपकी जिंदगी है जो आगे पड़ी है, और पढ़ाई ही एकमात्र शस्त्र है आपके पास जिससे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। और इसकी महत्ता को आप कितना समझोगे ये मुझे नहीं पता, क्योंकि अब आपसे आमने सामने हो नहीं सकते, आप केवल वीडियो देख रहे हो, और इसमें आपके पास स्वतंत्रता ज्यादा है, इसलिए आत्म अनुशासन
आप ही को रखना है। हम इसमें इससे समझाने से ज़्यादा हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इसलिए एक बार फिर याद दिलाते हैं कि प्लीज़ देवताओं, मन लगा के पढ़ना। ये आपकी अपनी ज़िंदगी है, जिसे आप चेंज कर सकते हो। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे अपन। तब तक के लिए थैंक यू।